तो इसके बाद पूर्व जी आएंगे नमाज पढ़ाने, ठीक। 5 क्लासेस नमाज का होगा। 15 क्लासेस इसमें था, इस कोर्स में पूरे में 15 क्लासेस है ना। लेकिन अभी तक शायद हमने त्या ड्रॉवर मध्ये ठेवलं का बघा। 20 क्लासेस हमने कर लिया है। 5 और है, यानी कि 10 क्लास एक्स्ट्रा ही दिया है हम लोगों ने, ठीक। तो आज कुछ बातें, ठीक है, आहे का त्याच्यात? नाड़ी के बेस पे, काळ्या बॅग मध्ये आहे का बघा? मैरिड लाइफ के बारे में, कि वुमन के चार्ट में राहु केतु या मार्स का रोल कैसे है, कैसे हम प्राइम फेसिया चीजों को देख सकते हैं कि सर प्लीज म्यूट कर दो सबको। जैसे राहु एंड केतु अगर आप देखेंगे हमेशा रेट्रो है ना, हमेशा रेट्रो रहते हैं ये लोग। तो ये किसी से दूर जा रहे हैं या किसी की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत बड़ा रोल प्ले कर देते हैं, ठीक। राहु और केतु किसी प्लेनेट को वर्स्ट भी बना देता है बहुत ज्यादा, और बहुत बेस्ट भी बना देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मंगल होता है हस्बैंड, ठीक। मार्स इज द हस्बैंड इन अ बर्थ चार्ट अकॉर्डिंग टू नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। मार्स हस्बैंड होता है फीमेल के लिए, ठीक। और जब भी हम किसी फीमेल का चार्ट देखेंगे नाड़ी के पर्सपेक्टिव से, तो हम उसके मंगल को एनालाइज करेंगे कि मंगल कहाँ बैठा हुआ है। और मैक्सिमम जो फीमेल है उनको अपना मंगल ही देखना चाहिए कि उनको हस्बैंड कैसा मिलेगा, किस मेल एनर्जी की तरफ वो अट्रैक्ट होंगी या कौन सी मेल एनर्जी वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी, ठीक है। तो मंगल वीक माना जाता है नाड़ी ज्योतिष में, बुध के घरों में वीक माना जाता है, स्पेशली जेमिनाई में। बुध मिथुन राशि में, ठीक है, मंगल केतु के साथ, मंगल राहु के साथ, या जहां मंगल बैठा है उसके त्रिकोण में राहु बैठ जाए, या साथ में राहु बैठ जाए, या मंगल के साथ केतु बैठ जाए, ठीक, या केतु, ठीक। और खास करके मंगल की डिग्री कम हो और केतु और राहु की डिग्री ज्यादा हो, क्योंकि केतु पीछे की तरफ आएगा, राहु भी पीछे की तरफ आएगा, मंगल कम है तो आगे की तरफ बढ़ेगा। इट मीन मार्स इनमें हस्बैंड और मैरिड लाइफ इज मूविंग टुवर्ड डेंजर, अच्छा नहीं मानते, ठीक है ना। मार्स राहु क्या बनाएगा, मार्स राहु का बहुत बड़ा रोल होता है डेंटिस्ट बनाने में। बिकॉज राहु नाड़ी ज्योतिष में क्या है, माउथ है, मार्स क्या है, टीथ है। मैंने कहा था टीथ पैटर्न में दिक्कतें होती, टीथ पैटर्न। लेकिन जब आप डेंटिस्ट के चार्ट देखेंगे तो उसमें मार्स और राहु का बड़ा रोल आएगा नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से, ठीक। तो मंगल राहु के साथ हो या राहु की दृष्टि मंगल पे हो तो इट्स नॉट ए गुड कॉम्बिनेशन फॉर मैरिड लाइफ, ठीक। अगर मान लीजिए मंगल मिथुन राशि का बैठा हुआ है तो क्या हो रहा है, एक तो बुध के, मंगल के शत्रु कौन कौन है आपको बता दूं, शनि है, बुध है और राहु है, ठीक, सबसे ज्यादा जो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम करते हैं। तो मंगल बुध के साइन में चला गया और राहु केतु के प्रभाव में आ गया, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा मैरिड लाइफ में। हालांकि मार्स मरकरी का कॉम्बिनेशन, मार्स मरकरी के साइन में होना, केतु की दृष्टि में होना, अच्छी स्थिति में हो, दृष्टि हो गुरु की, तो ये लव मैरिज का योग भी बनाते हैं। बिकॉज मार्स इज द हस्बैंड, मरकरी इज द फ्रेंड, सो मार्स मरकरी इज द कॉम्बिनेशन कि आपका फ्रेंड आपका हस्बैंड बने, ठीक। कई बार ये भंग हो जाता है। अब आपको एक और चीज बता दूं कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में अब आप देखेंगे सिर्फ D1 यूज हो रहा है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि मान लीजिए 5 मिनट बाद कोई और पैदा हो गया या एक दिन का भी फर्क आ गया, तब भी ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है नाड़ी ज्योतिष में, क्योंकि सिर्फ D1 को पकड़ रहा है। लेकिन आपको बताऊं इसमें D9 भी यूज होता है और D150 भी यूज होता है। बात यह है कि आपका टाइम उतना 10 सेकंड में इतना एक्यूरेट होना चाहिए, जो कि होता नहीं है किसी का भी, 99% लोगों का नहीं होता है इतना सेकंड में, कुछ ना कुछ गड़बड़ आ जाता है। तो इसलिए हमें वैदिक का सहारा लेना ही पड़ता है। बहुत सारे लोग बातें करते हैं, नाड़ी अंशा की बात करेंगे और चीजों की बात करेंगे, बट नाड़ी अंशा एक अभी तक डिकोड करना बहुत कम लोगों ने किया है, बहुत कम लोग कर पाए हैं। तो टू बी वेरी फ्रैंक, हमें नाड़ी के साथ वैदिक को यूज करना ही पड़ेगा, 7th हाउस 7th लॉर्ड, अगर हमने किसी कॉन्क्रीट प्रेडिक्शन पे जाना। स्नैपशॉट प्रेडिक्शन के लिए ठीक है, ठीक। तो जब आप मंगल को एनालाइज करते हैं तो 7th हाउस को भी एनालाइज करिए। कई बार सिचुएशंस आपको लगे अरे 7th हाउस, 7th लॉर्ड 7th हाउस में खुद बैठा हुआ है, अच्छी स्थिति में बैठा है, आप देखिए उसकी शादी नहीं हो रही,
लुक एट द मार्स, आपको पूरा सिचुएशन पता हो जाएगा। तो राहु केतु जब भी मंगल को पीड़ित करेंगे चार्ट के अंदर, या सैटर्न पीड़ित करेगा मार्स, मैरिड लाइफ हस्बैंड को दिक्कतें करता ही करता है। लेट मैरिज के भी यही कॉम्बिनेशन मिलेंगे मैक्सिमम फीमेल के चार्ट में। कैसे? या तो मंगल मिथुन राशि में बैठा हो और अगले अगले हाउस में केतु या केतु या राहु बैठ जाए, तो क्या हो रहा है, राहु या केतु पीछे आ रहा है, मार्स अपने डेबिलिशन साइन की तरफ बढ़ रहा है, एनिमी के साइन में बैठा हुआ है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। एक तो डेबिलिशन की तरफ जा रहा है, नीच राशि की तरफ जा रहा है, दूसरा वो राहु केतु की तरफ बढ़ रहा है, राहु उसकी तरफ बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली इट्स अ वीक पोजीशन फॉर मार्स, मतलब मैरिड लाइफ हस्बैंड के लिए प्रॉब्लमेटिक है, शादी के बाद हस्बैंड को दिक्कत होगी। ठीक। अब देखिए, मान लीजिए उल्टी सिचुएशन हो, मार्स बैठा हो धनु राशि का। अब ये मार्स के नेक्स्ट हाउस में क्या है, एक्सॉल्टेशन साइन है, किसका, मंगल का। यानी ये अपने एक्सॉल्टेशन स्टेट की तरफ जा रहा है। यानी जिस भी, ये लड़की के चार्ट की बात कर रहा हूँ, तो जो भी लड़की, इस लड़की से जिसका भी शादी होगा, उसका हस्बैंड एक एक्सॉल्टेड स्टेट में चला जाएगा। एक्सॉल्टेड मतलब कि अपलिफ्टमेंट देगा। अब मान लीजिए राहु या केतु बैठे हो यहाँ पे इस तरीके से, या यहाँ पे बैठा हो, यहाँ पे बैठा हो, ठीक। अब देखिए तीन चीजें हैं। अगर तो कहीं पे भी मंगल बैठा है, राहु और केतु उसके त्रिकोण में बैठ जाए, त्रिकोण मतलब ऐसे, तो ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन बना रहा है। ये कम प्रॉब्लमेटिक है, क्यों? क्योंकि अगले हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है। यहाँ से भी यहाँ को इफेक्ट जाता है, उसके आगे को, मतलब मिलेगा किसको, मंगल जाकर राहु को मिलेगा या केतु। तो ये डेंजर, ये इट्स प्रॉब्लमेटिक। अब यहाँ पे गुरु आ गया, सूर्य आ गया, तो संभव ठीक रहेंगी चीजें। लेकिन मान लीजिए राहु बैठा हुआ है और सैटर्न भी बैठा हुआ है, ऐसे ऐसे ऐसे, या सैटर्न ऐसे बैठा है, तो क्या हो रहा है, मंगल को आगे राहु मिल रहा है उसका शत्रु, फिर सैटर्न मिल रहा है, तो डेफिनेटली प्रॉब्लमेटिक हो गया हमारे लाइफ के लिए। यानी कि जब भी आप मंगल को देखेंगे तो उसको देखें कि राहु केतु से दूर होना चाहिए। अब बहुत सारी लेडीज के चार्ट में आप देखेंगे मंगल के त्रिकोण में राहु बैठा हुआ है, लेकिन मंगल रेट्रो हो गया, तो क्या हो रहा है, ये दूर जा रहा है, पीछे जा रहा है, ये दूर जा रहा है। अब मंगल रेट्रो हुआ 5 डिग्री में, ठीक है, राहु का डिग्री है 3 डिग्री, तो क्या हो रहा है, रेट्रो के पीछे जा रहा है ना, तो 5 डिग्री है, फिर क्या होगा 4 डिग्री, फिर 3 डिग्री, मतलब राहु को मिलेगा जाकर के। अब इस रेट्रो में और इस रेट्रो में क्या फर्क है, मार्स रेट्रो है 2 डिग्री में और राहु बैठ जाए 3 डिग्री का, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये 1 डिग्री को जाएगा, राहु पीछे आ रहा है लेकिन ये पीछे चला जाएगा साइन वाइज। मतलब डिग्रिकली भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि प्लैनेट रेट्रो कितनी डिग्री पे हो रहा है, तो ये एस्केप कर जाता है। मतलब जब रेट्रो हो रहा है तो रेट्रो इज ए ब्लेसिंग समटाइम्स, क्योंकि वो वहां से निकल के भाग रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, वो नाड़ी ज्योतिष की बात कर रहा हूँ। तो बहुत सारी चीजें तो देखी जाती है। तो मंगल को एनालाइज करिए जब भी फीमेल का चार्ट देखना है। मंगल के त्रिकोण में अगर ऐसा बन गया, राहु बैठा हो एक तरफ, सैटर्न बैठा हो, या मंगल के त्रिकोण में केतु बैठा हो या सैटर्न बैठा हो, या उल्टा हो जाए, मंगल जहां बैठा है वहां अगले केतु बैठा है, उसके त्रिकोण में सैटर्न बैठा है, तो ये गड़बड़ आ गया ना। आगे केतु है, पीछे से सैटर्न उसके त्रिकोण में है, गड़बड़ा गया सिस्टम, सिस्टम गड़बड़ा गया। तो मंगल जितना अच्छा है आपका हस्बैंड, मैरिड लाइफ उतनी अच्छी रहती है। डिग्रिकली अगर कंजंक्शन बन भी रहा है, ट्राइन में कंजंक्शन बन भी रहा है, जैसे भी मंगल यहाँ पर है, राहु उसको देख रहा है, तो डिग्रिकली ये राहु कम डिग्री का होना चाहिए, मंगल ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो एस्केप कर जाएगा आगे की तरफ, राहु पीछे की तरफ जा रहा है, मतलब दूर जा रहे हैं एक दूसरे से। राहु केतु का बहुत बड़ा रोल होता है मैरिड लाइफ में, ठीक। अब एक और चीज, राहु क्या होता है, राहु होता है फॉरेन थिंग को रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंट कास्ट कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। तो राहु मरकरी या राहु मार्स, या मार्स प्लस राहु प्लस मरकरी, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बने तो फॉरेन का हस्बैंड होने के चांस बन गए, फॉरेन में शादी होने के चांसेस बन गए, ठीक। यानी कि
एक तरफ आपको राहु प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लेकिन दूसरी तरफ आपको से कोई पूछे कि मैं फॉरेन में रहती हूँ तो क्या मेरा पति एनआरआई होगा, क्या मेरे पति का फॉरेन में होगा कुछ, तो आप ये रूल लगा सकते हैं। दूसरा, मंगल की राशि में चंद्रमा नीच का हो जाता है और चंद्रमा की राशि में मंगल नीच का होता है, तो किसी भी लेडी के चार्ट में मार्स मून या मार्स मून का ट्राइन कनेक्शन उसके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। चीटिंग हो सकता है, हस्बैंड फ्लक्चुएटिंग नेचर का होगा, हस्बैंड ट्रैवल में रहने वाला या अपने बर्थ प्लेस से दूर जाके सेटलमेंट होने वाला, उसमें फॉरेन भी आ गया। तो हस्बैंड का नेचर जानना है, मंगल को देखिए, मंगल किस राशि में है, मंगल के नेक्स्ट हाउस में कौन सा प्लेनेट है, मंगल किस प्लेनेट की तरफ बढ़ रहा है, वो प्लेनेट आपकी मैरिड लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे फीमेल के चार्ट में। ठीक है ना। अब बहुत सारे लोग केमेंद्रम योग की बात करते हैं कि केमेंद्रम योग ऐसा नहीं होता, वैसे नहीं होता। अगर मान लीजिए चंद्रमा सप्तम भाव में बैठा है और केमेंद्रम योग में बैठा हो और ये मंगल राहु से पीड़ित है या केतु से पीड़ित है, सैटर्न से पीड़ित है, तो वो चंद्रमा सेवेंथ लॉर्ड सेवेंथ में होकर के भी या अच्छी स्थिति में होकर भी आपकी शादी में दिक्कतें करेगा। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस है। देयर इज अ थंब रूल इन एस्ट्रोलॉजी दैट देयर इज नो थंब रूल इन एस्ट्रोलॉजी। लोग सोचते हैं कि एक सूत्र पढ़ लिया तो हो गया, ऐसा नहीं है। ज्योतिष अगर एक किताब और एक सूत्र से आ जाए तो इतना रिसर्च नहीं होगा इसमें। इट्स वेरी वास्ट कॉन्सेप्ट। बात यह है कि हमें सूत्र को समझना पड़ेगा, वेरिएशंस आती हैं। सैटर्न और सन का कॉम्बिनेशन अगर किसी के चार्ट में हो तो गवर्नमेंट जॉब का योग है, लेकिन 10 में से 5 में गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, 5 में नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो भंग हो गया, किसी और इफेक्ट की वजह से वो कैंसल हो गया। लेकिन जब आप चार्ट देखेंगे तो आईएएस की चार्ट में भी बड़े कि आप सैटर्न सन की युति मिल जाएगी। तो सूत्र को समझना जाता है कि ये क्यों हुआ था। अब आपने बहुत बार पढ़ा है चंद्र मंगल की युति क्या बनाती है, लक्ष्मी योग बनाती है, पैसा देती है पैसा, लेकिन फीमेल के चार्ट में उसके मैरिज और रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं माना जाता। फ्लक्चुएशन क्रिएट करता है। चंद्रमा जिस ग्रह के साथ बैठा फ्लक्चुएशन क्रिएट करेगा, चाहे वो मरकरी हो, चाहे सैटर्न हो, चाहे जो भी। और उसके साथ राहु या केतु जुड़ गए तो बेड़ा फिर प्रॉब्लम है, मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम है। ठीक है ना। जैसे मैं आज ही एक चार्ट देख रहा था सुबह ही, लोगों को लगेगा अरे बहुत अच्छे चार्ट है, ये है वो है। वृश्चिक लगन है, जुपिटर सन मरकरी यहाँ बैठा हुआ है, वीनस यहाँ बैठा हुआ है। आप देखेंगे वीनस मरकरी एक्सचेंज है, वीनस मरकरी का एक्सचेंज है। सेवेंथ लॉर्ड डुअल साइन में चला गया, मरकरी के साथ एक्सचेंज है इसका। दो रिलेशन, दो शादी का योग बन गया ना, सेवेंथ लॉर्ड शुक्र चला गया। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है कि मंगल नीच का है और इसके नेक्स्ट हाउस में केतु बैठा हुआ है। एक तो नीच का मार्स हो गया, यहाँ तो डुअलिटी दिखा दिया देखो, लेकिन मार्स को भी देखो, मार्स के नेक्स्ट हाउस में केतु बैठा है, यानी कि नीच का होकर के आगे एक तो पहले ही खत्म है। मतलब जिस भी पर्टिकुलर पर्सन से इस लड़की का शादी होगा उसके अंदर वो मैस्कुलिन पावर, उसके अंदर वो जोश, उसके अंदर वो एनर्जी खत्म है। मार्स इज अ फीमेल एनर्जी इन द बर्थ चार्ट। ठीक है ना। अब एक लड़की ने मेरे बहुत पहले मुझे मैसेज किया, मुझसे बात की, कहा मैं कृष्ण भक्त हूँ, मैं कृष्ण भक्त हूँ, मैं कृष्ण जी की बहुत आराधना करती हूँ, ये होता है वो होता है, लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया कि मेरी शादी में प्रॉब्लम हो गया। अरे यार, कृष्ण जी को फॉलो करते थे, कृष्ण जी की बातों को याद रखिए ना कि कर्म भोगना पड़ेगा। अगर आप डिवोटी हैं, पूजा करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके संकट नहीं आए, संकट आएंगे जीवन में। संकट आते ही आपके जीवन में आपको थोड़ा अध्यात्म की तरफ लेके जाने के लिए, आपको इंसान को इंसान बनाने के लिए संकट आते हैं। और उन्होंने कुंडली मिलाई, सबने सब कुछ देखा, अरे बहुत अच्छी कुंडली मिल रही है, लेकिन उसके चार्ट में अगर मार्स को देखेंगे, मार्स वाज देयर इन द, इस तरीके से था। पहली बात, साइन ऑफ एक्वेरियस सैटर्न और राहु का साइन है और वो राहु के साथ ही बैठ गया, तो मार्स यानी कि जो मेल है इसकी लाइफ में, जो मेल एनर्जी यानी जो हस्बैंड है, वो वीक हो ही गया। शनि की राशि में, शनि को नपुंसक कहा गया, और यही मंगल जाकर के नवांश में बैठा था साइन ऑफ वर्गो में, बुध की राशि में, जो अगेन एक नपुंसक राशि, नपुंसक ग्रह है। नपुंसक के कई मतलब होते हैं,
नपुंसक का मतलब ये नहीं है ग्रहों का कि शनि और बुध वो है, वो बात ये है कि वो अपना रूप बदल, जैसे बुध है मोहिनी अवतार से जोड़ा गया है, विष्णु जी से जोड़ा गया है, लड़की बन गया कभी लड़के बन गए। तो बुध का बड़ा रोल है जेस्चर चेंज करने में, जो एक्टर्स होते हैं राइटर्स होते हैं, बुध का बहुत बड़ा रोल होता है, अपने जेस्चर अपनी आंखों का एक्सप्रेशन वो सब बुध पे डिपेंड करता है। बुध बहरूपिया है, बुध नकल करने में माहिर होता है बुध, तो एक्टिंग के लिए भी बुध बहुत अच्छा चाहिए। अब इस लड़की के चार्ट में मंगल शनि के घर में बैठा, राहु से पीड़ित हो गया, नवांश में बुध के घर में चला गया। सब कुछ देखा, सबने कुंडली देखी, बढ़िया मैच हो गई जी, ये हो गया, बहुत अच्छा रहेगा। 1 महीने बाद डाइवोर्स, बिकॉज द हस्बैंड वाज नॉट एबल, मतलब कि वो मैस्कुलिन एनर्जी नहीं था हस्बैंड जिससे शादी हुआ। कर्म है ना, कुंडली दिखा लिया, बहुत रेपुटेटेड लोगों से दिखा लिया, मैच करवा लिया, सब मैच हो रहा है, लेकिन किसी ने देखा ही नहीं। आप जब ये पैदा हुआ होगा, जब जो भी बच्चा, तो ग्रह उसी के साथ आ जाते, तो आप तभी पता कर सकते हैं कि ये चीजें इसकी लाइफ में होनी। अब होने के बाद ज्योतिष के पास आ रहे, क्यों? क्योंकि खुद नेचर ही नहीं चाहती कि आप, वो कहानी है ना उसकी जर्नी, उसके जीवन की जर्नी है, उसके जीवन की जर्नी की कुछ तो लिखा जाएगा ना कि ऐसे ऐसे हुआ जीवन में, भोगने के लिए। तो अगली बार जब भी आप किसी फीमेल का चार्ट देखें, आपको मंगल ही रीजन मिलेगा लेट मैरिज का, मंगल ही पीड़ित मिलेगा सबसे ज्यादा। तो मार्स जितना अच्छा होगा, बुध शनि राहु से जितना दूर हो, उनके साइन से जितना दूर हो, उतना अच्छा है। अगर मान लीजिए बुध या शनि के साइन में बैठ भी गया, तो राहु केतु के प्रभाव में नहीं होना चाहिए, उसके नेक्स्ट हाउस में मरकरी नहीं होना चाहिए, या ऐसा ना हो मार्स के त्रिकोण में बुध बैठा है, नेक्स्ट हाउस में राहु बैठा है, तो क्या होगा? मंगल के त्रिकोण में उसका शत्रु बैठा, बुध या शनि, और नेक्स्ट हाउस में उसको जो मिलने वाला है आगे, जब उसकी जर्नी बढ़ेगी, तो उसको कौन मिलेगा? राहु मिलेगा, तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा उसको। आपके हस्बैंड क्या करते हैं, किस प्रोफेशन में है? मंगल के अगले साइन को देखिए, मंगल के नेक्स्ट हाउस में कौन से ग्रह है, प्लैनेट है, मंगल के त्रिकोण में कौन सा साइन प्लैनेट है, मंगल किस साइन में, वहां से पता चलेगा। अब मार्स अगर हाईएस्ट डिग्री है, तो भी मैरिड लाइफ अच्छा होने के योग हैं, यानी कि आपके अंदर, अब कई बार मैंने कहा था वीनस को, फीमेल को वीनस से देखिए नाड़ी ज्योतिष में, अगर उसके पीछे मार्स है, तो यानी उसके पीछे एक बैकअप है, बैकअप है मतलब कौन, किसका? हस्बैंड का, यानी उसके पीछे है, यानी उसके पीछे रहेगा, मतलब पीछे रहेगा, स्टैंड है। लड़की के चार्ट में ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, उसे पीछे रहना है, ठीक। और अगर गलती से यहाँ पे राहु केतु आ गए, तो ये बीच में आ जाएंगे, यानी फीमेल को मेल से मिलने में रोकेंगे, अवरोध पैदा करेंगे। इस तरीके का कॉम्बिनेशन भी अगर मिले, मार्स हो एक तरफ, केतु बैठा हो और फिर वीनस बैठा हो, मान लीजिए मार्स 4 डिग्री का है, वीनस 6 डिग्री का है और वीनस 8 डिग्री का है, आप देखिए दिस इज मार्स प्लस केतु प्लस वीनस, क्या हो गया? केतु बीच में आ गया, यानी कि मार्स हस्बैंड उससे नहीं मिल पा रहा है, किसी वजह से सेपरेशन हो रहा है, ठीक है। तो आज के बाद आप राहु केतु को बहुत अच्छे से देखें, मंगल को देखें, तो आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक। अब ऐसा भी नहीं है, बहुत बार क्या होता है, देयर इज अ सेविंग ग्रेस। सेविंग ग्रेस कैसे होता है? मान लीजिए मार्स केतु की युति है या मार्स राहु की युति है, ठीक, आपने बोला खराब हो गया जी, ठीक, लेकिन मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए कहीं पे जुपिटर है और वो रेट्रो हो गया। अब यहाँ पे जुपिटर है, ये वाला जुपिटर इसकी मदद नहीं कर पाएगा, लेकिन ये वाला जुपिटर इसकी मदद कर पाएगा, क्योंकि पीछे की तरफ आएगा और संबंध बनाएगा। एक डिवाइन ग्रेस, मतलब कुछ ब्लेसिंग हो रहा है, कोई उपाय या कुछ कुछ उसके कुछ पुण्य कर्म ऐसे रहेंगे कि टूटते टूटते बच सकती है, या बहुत देर हो गई फिर भी शादी नहीं हुई, लेकिन बाद में हो गई, मतलब प्रॉमिस ऑफ मैरिज आ गया। बहुत सारी फीमेल जिनका प्रॉमिस ऑफ, आप देखिए कि लगभग मुझे ऐसा लगता है कि 1987
या हाँ आई थिंक 1986 या 87 में कुछ समय के लिए मार्स वर्गों में था केतु के साथ और जुपिटर रेट्रो था। मैक्सिमम जो लड़कियां उस समय पैदा हुई उनकी मैक्सिमम मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है या शादी देरी से हो रही है या हुई नहीं। क्यों? मार्स बुध के साइन में चला गया और केतु के साथ बैठा है। ठीक है, बाकी नो डाउट हम देखेंगे, 7th हाउस देखेंगे, 7th लॉर्ड देखेंगे हम, और भी मैंने सूत्र आपको बताया है, उन सबको देखेंगे तो एनालाइज करिए आप। अब सेम चीज फीमेल मेल के चार्ट में होगी। वीनस जितना अच्छा है, ठीक, हालांकि वीनस राहु के साथ ज्यादा गड़बड़ नहीं करता है, लेकिन केतु के साथ प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। लेकिन वीनस केतु के साथ जलीय राशि में कमल योग भी बनाता है, बिकॉज वीनस इज अ फ्लावर, केतु इज द रूट। ठीक, अब आपको एक और चीज बता दूं, कोई कॉम्बिनेशन D1 में बना, मान लीजिए वीनस केतु का ही बना, लेकिन नवांश में वो इतना दूर दूर है, या मतलब वो नहीं है इस तरीके के कॉम्बिनेशन, या उसके नेक्स्ट हाउस में नहीं है, या ऐसे नहीं आया, या ऐसे नहीं आया नवांश में, तो वो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। लेकिन यहाँ पे वीनस केतु का बन गया और नवांश में भी वीनस केतु नेक्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं या साथ में बैठे हुए हैं, या मान लीजिए वीनस मार्स के साथ ही बैठ जाए या राहु के साथ ही बैठ जाए, तो वो क्या हुआ कि वीनस एक तो D1 में एफ्लिक्शन में चला गया, D9 में भी सेम एफ्लिक्शन में चला गया या डेबिलिटेड हो गया। प्रॉब्लम करेगा, डेफिनेटली प्रॉब्लम करेगा। ठीक, अब पत्नी के बारे में जानना है तो वीनस को देखो किस साइन में बैठा हुआ। वीनस जिस साइन में बैठा होगा, वीनस के त्रिकोण में जो प्लैनेट होंगे, वीनस के नेक्स्ट हाउस में जो प्लैनेट बैठेंगे, उसी का प्रभाव आपकी पत्नी पे होगा सबसे ज्यादा। अब वीनस सूर्य के साथ बैठा हो, शुक्र के नेक्स्ट हाउस में सूर्य बैठा हो, तो डेफिनेटली सूर्य के प्रभाव आएंगे ना आपकी पत्नी के अंदर। मार्स वीनस की युति क्यों कहा गया है कि वाइफ बहुत अच्छी होगी, कुकिंग वाली होंगी, एंकर वाली होंगी, कमांडिंग होगी, क्योंकि मार्स के गुण उस वीनस के अंदर आएंगे। तो बहुत इजी होता है जब हमें किसी को प्रेडिक्शंस देने होते हैं कि आपकी पत्नी कैसी होगी, उसका स्वभाव कैसा होगा, आपको रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन मेल के चार्ट में वीनस मून का ट्राइन कनेक्शन, वीनस मून की युति बन जाए और उस पर राहु केतु या शनि आ जाए त्रिकोण में, तो लेट मैरिज होने के योग आपको सबसे ज्यादा इन्हीं केस में मिलेंगे, ना होने का भी मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी के चार्ट में देखिए वीनस किसके साथ है, सैटर्न के साथ। ठीक, नेचुरल डिले करेगा, सैटर्न का कारक है, सैटर्न कारक है डिले का। वीनस लियो में होकर के नेक्स्ट हाउस कौन सा है, वर्ग और डेबिलेशन, वीक हो रहा है, वीनस जा रहा है, वीक हो रहा है, अपने डेबिलेशन की तरफ बढ़। नेक्स्ट हाउस में कौन है, केतु, सन एनिमी उसके, तो प्रॉब्लम है ना। ठीक, तो एनालाइज हम वीनस से करेंगे, हालांकि देयर आर सम अदर फैक्टर्स जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। अब आपको एक और चीज बताते हैं कि जब भी आप किसी का चार्ट देखें तो सबसे पहले नजर जुपिटर पे जानी चाहिए। जुपिटर और फीमेल के लिए वीनस, मेल के लिए जुपिटर। ठीक है, तो जुपिटर जब आप देखेंगे किस साइन में बैठा हुआ है, आपको आधी स्टोरी तो उसी की वहीं से पता चल जाती है कि भाई किस साइन में बैठा है। साइन क्या है, मान लीजिए जुपिटर बैठा है वर्गो में, तो वर्गो का जो नुक्ता चीनी वाला है डुअलिटी है। अब डुअल का भी देखो ध्यान रखिएगा, डुअलिटी क्यों है कि 0 से 15 डिग्री वो स्थिर होता है, फिर आगे वो चर हो जाता है, तो इसलिए डुअलिटी है। तो जुपिटर जब वर्गो में बैठा, उसकी लाइफ में डुअलिटी जरूर है। जुपिटर वर्गो में जब बैठा, तो बुध के गुण, बुध की चीजें उसकी पर्सनैलिटी में आएंगी आएंगी, वो एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट रहेगी रहेगी। तो आज के बाद जुपिटर को देखें, अब जुपिटर लाइफ फोर्स होता है नाड़ी ज्योतिष में, तो जब आप D1 देखेंगे, जब आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखेंगे,
तो आपको लगना इज द लाइफ फोर्स, लगन आपका लाइफ फोर्स। लगन में बहुत सारे प्लैनेट खराब बैठना, जुपिटर रेट्रो होना, वो एक हेल्थ इशू वाली प्रॉब्लम हो जाती है, साइनस के इश्यूज। ठीक है, लाइफ को शॉर्ट क्यों करता है लगन अगर वीक हो गया या जुपिटर वीक हो गया? क्योंकि हमारे प्राण है, जब तक हम सांस ले रहे हैं तब तक हम जीवित है, जब सांस रुक गया तो खत्म। अब आपको एक और चीज बताता हूँ, जुपिटर हमेशा जीव कारक सबके लिए रहेगा, प्राण वायु सब में सेम है। जब हम आयु की बात करेंगे, जब हम डेंजर की बात करेंगे, जुपिटर ही लेंगे, चाहे मेल का चार्ट हो चाहे फीमेल का हो। आपने देखा ये एक चार्ट है, ये एक सिंगर का चार्ट है ना, ठीक। 6 डिग्री के आसपास या 5 डिग्री के आसपास रेट्रो, रेट्रो प्लेनेट आपको मार भी सकता है, इट कैन बी द कॉज ऑफ योर डेथ। और रेट्रो प्लेनेट आपको बचा भी सकता है, सेविंग ग्रेस। इसलिए कहता हूं कि रेट्रो प्लेनेट में पीछा बैठा हुआ प्लेनेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जुपिटर इज द जीव कारक। जितना राहु से दूर हो जन्म कुंडली में, जुपिटर के नेक्स्ट हाउस में राहु, थर्ड हाउस में राहु या उसके पंचम या नवम में नहीं होना चाहिए, हो भी तो डिग्रिकली पीछे होना चाहिए। राहु कम डिग्री का होना चाहिए, जुपिटर ज्यादा होना चाहिए। जुपिटर कभी भी राहु की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। क्यों होगा? राहु मुंह है, जुपिटर ऑक्सीजन है, मुंह से सांस लेने वाला, या वो जीव को हानि करता है, कुछ ना कुछ लिवर जॉन्डिस के इश्यू देता है। अब अगर आप इस चार्ट में देखेंगे, जुपिटर का प्रोग्रेशन नॉर्मली 12 साल का होता है, जहां पे जुपिटर बैठा 12 साल का प्रोग्रेशन, फिर 12 आगे, फिर 12 आगे। यहाँ पे राहु देखिए कहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ है। मैं जस्ट एक प्रोग्रेशन का सिंपल तरीका, मैं प्रोग्रेशन नहीं सिखा रहा हूँ, मैं जस्ट एक कुछ चीज बताना चाह रहा हूँ कि कैसे काम करती थी, उसको समझिएगा। प्रोग्रेशन अगर किसी को समझ में आए तो ठीक, नहीं तो छोड़ दीजिए उसको। 12 साल यहाँ पे और लगभग 8 8 साल यहाँ पे और 12 साल यहाँ पे। तो ये व्यक्ति जब 20 साल का हो जाएगा, ठीक, 20 से 12 में जुपिटर का प्रोग्रेशन, यानी जीव कहाँ प्रोग्रेस करेगा? यहाँ पे। यानी 20 से 32 में कहीं ना कहीं इसकी लाइफ को डेंजर जरूर आएगा एक बार। ठीक, कब आएगा? जब जुपिटर या तो स्कॉर्पियो में जाए गोचर करता हुआ, या जुपिटर यहाँ पे जाए, या जुपिटर यहाँ पे जाए। प्रोग्रेशन अलग चीज हो गई, ट्रांजिट अलग चीज। ट्रांजिट मैंने कहा था ना कि जीव की जर्नी है, वो भी है शॉर्ट पीरियड की, साल। आप देखिए सैटर्न, जुपिटर और राहु के बीच में कम डिस्टेंस है। जीव और राहु मृत्यु, मुंह है, काल का मुंह है वो। सैटर्न रेट्रो है, कहाँ गया सैटर्न? पीछे जा रहा है। किससे मिल रहा है? केतु से मिल रहा है। अगर ये रेट्रो नहीं होता ना तो आज सिद्धू मूसेवाला जिंदा होता। या ये सैटर्न रेट्रो अगर 6 डिग्री पे रेट्रो ना हो करके 15 डिग्री होता तो और जीता अभी सिद्धू मूसेवाला। रेट्रो नहीं होता, बच जाता, नहीं होता। भले जुपिटर आ रहा है राहु के ऊपर से, प्रोग्रेशन जा रहा है, बीमार होता, एक्सीडेंट होता, कुछ चीजें होती। क्यों? क्योंकि जुपिटर इज द प्राण वायु, जब तक वो खत्म नहीं। दूसरा, सैटर्न इज द कर्म कारका, जब तक वो खत्म नहीं हुआ, कर्म खत्म नहीं हुए, केतु नहीं मिला जब तक शनि को जाकर के, तब तक डेथ नहीं होता है। जिसके चार्ट में शनि केतु की युति हो, जुपिटर राहु क्लोज कंजंक्शन में हो गए, आयु को थोड़ा कम कर ही देगा वो। और मंगल जो देह कारक होता है उसको भी हम देखेंगे, क्योंकि मंगल ने ही मंगल को देह कारक को कौन देख रहा है? राहु। और देह कारक डेबिलिटेड है। जब किसी की डेथ होती है तो क्या होता है पता है?
आपका जुपिटर राहु के ऊपर से गोचर या उसके त्रिकोण में गोचर करता है, और मंगल जो देह कारक होता है वो राहु या केतु के ट्राइन में गोचर कर रहा होता है। तो जिस दिन डेथ हुआ उस दिन जुपिटर और मार्स ऐसा यहाँ पे था और क्लोज डिग्री कंजंक्शन में था, यानी देह और प्राण दोनों राहु की ग्रिप में थे, नेट्रल राहु की ग्रिप में थे। ये गोचर की बातें होती, किसी का भी डेथ होगा तो मंगल, किसी का भी एक्सीडेंट होगा तब देख लीजिए मंगल का गोचर नेटल कुंडली के राहु केतु के त्रिकोण में हो रहा होगा उस समय पे, या राहु केतु का गोचर उसके मंगल के ऊपर से हो रहा होगा। जुपिटर भी राहु के ऊपर से जा रहा होगा जन्म कुंडली के, या जुपिटर मार्स के ऊपर से जा रहा होगा, अब एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। मैं हमेशा कहता हूँ जब मार्स के ऊपर से जुपिटर या सैटर्न का गोचर हो रहा हो और गोचर का राहु भी आ जाए कहीं ट्राइन में तो एक्सीडेंट जरूर होगा। सैटर्न रेट्रो यहाँ पे पीछे चला गया, केतु से संबंध बनाया, यानी कि कर्म उसका बहुत कम समय के लिए था, शॉर्ट टर्म कर्म था उसका। अब सैटर्न अगर 6 डिग्री का रेट्रो ना होकर के 24 डिग्री का होता तो उसका प्रोग्रेशन आगे के लिए अब बाद समय में जाता, तब तक ये जुपिटर का प्रोग्रेशन आगे निकल जाता, वो बच जाता, ठीक है ना, वो बच जाता। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि अप्लाई कैसे करते हैं चीजों को, कब आपको सावधान रहना चाहिए। अब इसके टाइम पे बहुत सारे लोग पैदा हुएंगे जिनका सैटर्न या तो 5 डिग्री का रेट्रो होगा, या 7 डिग्री का होगा, 9 डिग्री का होगा, या 11 डिग्री का होगा, या रेट्रो नहीं होगा। उनका भी तो जो जुपिटर का प्रोग्रेशन राहु के ऊपर से जा रहा है, उनका भी जुपिटर का ट्रांजिट राहु के त्रिकोण में मंगल के त्रिकोण में आ रहा है, मंगल, तो वो बीमार हुए होंगे, वो बीमार हुए होंगे इस दौरान, एक्सीडेंट हुआ होगा, या पुलिस के साथ कोई झड़प या कुछ पुलिस मार से रिलेटेड एक्टिविटी जरूर हुई होगी उस दौरान, आग लगना, करंट लगना हुआ होगा, चाहे माइनर लेवल पे हुआ होगा। तो वेरिएशंस आते हैं ट्रांजिट में, कैसे, प्रोग्रेशन की वजह से। प्रोग्रेशन आप लेवल 3 में सीखेंगे ज्यादा पूरा, ठीक। लेकिन मैं सिर्फ क्या कह रहा हूं कि रेट्रो प्लैनेट कितनी डिग्री पर रेट्रो हुआ ये भी बहुत मैटर करता है, और उसके पीछे कौन सा प्लैनेट बैठा है ये सबसे मैटर करता है। पता चला आपका मंगल बहुत अच्छा है लेकिन रेट्रो हो गया, पीछे केतु राहु बैठा हुआ है, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो गया आपके लिए। सो रेट्रो प्लैनेट अपने आप में एक ब्लेसिंग भी है और दिक्कत वाली बात भी होगी। ठीक, नाड़ी का देखो एक और चीज है, नाड़ी ज्योतिष में, नाड़ी ज्योतिष में क्या होता है, कालपुरुष कुंडली बहुत मैटर करती है। जुपिटर भाग्य हो गया, सैटर्न कर्म हो गया और लाभ हो गया, ठीक, वीनस वेल्थ हो गया, उसमें फाइनेंस हो गया, चंद्रमा लिविंग प्लेस हो जाता है जहां आप रहते हैं, और चंद्रमा मूवमेंट या ट्रांसफर भी हो जाता है। तो जब भी आप देखेंगे कि चंद्रमा के ऊपर से शनि का गोचर हो जाए ऐसे, तो क्या होता है, लिविंग प्लेसेस में चेंजेस आ सकते हैं, यात्राएं हो सकती है, माता को कष्ट हो जाएगा। 4th हाउस में जब जाएगा तब भी सेम चीजें होती है ना, शनि के गोचर से 4th हाउस में होगा तब भी चीजें सेम होंगी। दशा में भी शायद शनि में चंद्रमा आ जाए तो ये संभावना बनती है। अब मान लीजिए शनि में चंद्रमा चल रहा है आपको और गोचर में इस तरीके की सिचुएशन बन जाए तो 101% माता को कष्ट या आपके लिविंग प्लेसेस में चेंजेस आने की संभावना बढ़ जाती है, मानसिक तनाव ज्यादा आएगा। एस के मेहता साहब गारंटेड एस्ट्रोलॉजर है ना इस सदी के, उनसे बड़ा गारंटेड एस्ट्रोलॉजर आज तक कोई नहीं हुआ, जो प्रेडिक्शन भी लिख के देते थे और डे टू डे प्रेडिक्शन करते थे। वो नाड़ी ज्योतिष को यूज करते थे, वो ट्राइन लेते थे, उन्होंने अपनी टेक्निक लिखी, जुपिटर में सैटर्न का पीरियड हो, सैटर्न में जुपिटर का पीरियड हो, जॉब लगती है आदमी को। ऐसा क्यों, क्योंकि नेचुरल 9th का लॉर्ड है जुपिटर, नेचुरल 10th का लॉर्ड है सैटर्न। नाड़ी में भी रूल है कि सैटर्न के त्रिकोण में जुपिटर गोचर करता हुआ चला जाए या उसके ऊपर से, या उल्टा हो जाए कि नेटल का जुपिटर जहां बैठा उसके त्रिकोण में सैटर्न चला जाए, तो आपको कुछ ना कुछ करियर में अपॉर्चुनिटी देता है। तो आपको दशा में या तो गोचर में ऐसी सिचुएशन देखने को मिले और दशा में चल रहा है ये सब,
तो आप उस समय उसको बोल सकते हैं भाई तेरा प्रमोशन होने वाला है या जॉब लगने वाली है। ठीक, मान लीजिए जुपिटर और सैटर्न की जगह कुछ और हो जाए, 9th और 10th लॉर्ड की दशा चल रही हो, अंतरदशा दशा, या लगन और 10th की चल रही हो, तो क्या हुआ, दशा में 10th हाउस एक्टिव है, गोचर में नेचुरल का जो 10th लॉर्ड है सैटर्न वो एक्टिव है। ये दशा और गोचर को ब्लेंड किया जाता है, ठीक है ना। कारक तत्व, अगर आपको दशा में प्रेडिक्शंस करने हैं तो नाड़ी के कारक तत्व ब्लेंड किए, मैंने एक पोस्ट भी शेयर किया था यूट्यूब पे, कि शनि में मून में राहु हो तो फॉरेन ट्रैवल हो सकता है। क्यों? क्योंकि सैटर्न इज द प्रोफेशन, मून इज द मूवमेंट ट्रैवल, राहु इज द फॉरेन। सेम चीज गोचर में होती है कि राहु के त्रिकोण में शनि चला जाए तो सैटर्न इज द प्रोफेशन, राहु इज द कारक ऑफ फॉरेन लैंड, राहु इज द बिगिनिंग इन नाड़ी ज्योतिष, राहु इज द क्लाउडेड विजन। राहु अननोन थिंगों को रिप्रेजेंट करता है, अननोन थिंग्स, फॉरेन थिंग्स, तो ये एक्टिव हो गया ना। ये छोटे छोटे रूल है नाड़ी ज्योतिष के कि कारक उसके ऊपर से जाएगा तो क्या होगा। दशा में भी ऐसे आप कर सकते हैं जैसा कालपुरुष कुंडली के हिसाब से। ठीक है ना भाई, जुपिटर का गोचर राहु के ऊपर से हो रहा है या उसके त्रिकोण में हो रहा है, तो आपको पता है राहु क्लाउडेड विजन देता है व्यक्ति को, राहु फॉरेन थिंग्स देता है व्यक्ति को। और दशा में भी जुपिटर में राहु चल पड़े और ये गोचर चल पड़े तो 101% किसी फ्रॉड बाबा गुरु ज्योतिषी के चक्कर में फंसने के योग बन जाते हैं उस समय। जुपिटर गुरु हो गया, राहु ऑनलाइन गुरु हो गया, तो उस समय व्यक्ति को गुरु बनाने या गुरु से रिलेटेड कोई कार्य करने से बचना चाहिए, वरना अंधभगत बन जाते हैं ऐसे लोग कई बार, या गलत गुरु चुन लेते हैं। क्यों? क्योंकि जुपिटर जीव हो गया, राहु क्लाउडेड विजन हो गया, पर्सन डोंट हैव क्लियर विजन, वो प्रभावित है। इसलिए जुपिटर जब राहु के प्रभाव में हो तो ऐसे लोगों को दूसरे के प्रभाव में आकर के डिसीजन कभी नहीं लेने चाहिए, जब जुपिटर का गोचर राहु के ऊपर से हो या जुपिटर में राहु का पीरियड चल रहा हो, दिक्कत करेगा उसको। या आपसे किसने पूछा कि मैं फौरन कब जाऊंगा, जुपिटर में राहु चल रहा हो या जुपिटर का गोचर राहु के ऊपर हो जाए, उसके त्रिकोण में हो जाए, तो आप बोल सकते हैं कि अब इस पीरियड में आप फौरन जाने वाले हैं, क्योंकि जुपिटर जीव है, राहु फॉरेन थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। तो फॉरेन जाने के लिए चंद्रमा का एक्टिवेशन बहुत जरूरी है। जितने भी आप में से फॉरेन गए होंगे, चंद्रमा एक्टिव हुआ होगा, किसी ना किसी स्लो मूविंग प्लैनेट से चंद्रमा एक्टिवेट हुआ होगा, राहु से, सैटर्न से, मून से। जब ट्रांसफर होता है तब भी यही होता है। ये एक छोटा सा सूत्र है दशा को लेकर के, कोई बड़ी उसमें चीजें नहीं है। मरकरी के ऊपर से जुपिटर चला जाए गोचर करता हुआ, जुपिटर में मरकरी का पीरियड आ जाए सेम टाइम पे, आदमी नई चीजें सीखने स्टार्ट करता है, लर्निंग में जाता है। लेकिन बहुत बार ये पीरियड, जुपिटर में मरकरी का पीरियड पिता के लिए खराब हो जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? कालपुरुष कुंडली में 6th का लॉर्ड है मरकरी और जुपिटर 9th का लॉर्ड है, और उसके सामने मरकरी है, मारक, तो पिता को हेल्थ इशू दे सकता है। बहुत सारे जिनके पिता का देहांत हुआ होगा, कई बार मरकरी देखने को मिलता है अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में, कालपुरुष कुंडली का है। ये सिर्फ एक बेसिक छोटे सूत्र है, लेकिन समझने के लिए काफी है। आपने देखा जुपिटर में वीनस चल रहा है, आपसे पूछा शादी कब होगी, आपने देखा जुपिटर में वीनस चल रहा है, तो आप वीनस का गोचर देखो कि नेटल जुपिटर के ऊपर से कब आ रहा है, और जुपिटर कब देख रहा है वीनस को, उस पर्टिकुलर पीरियड में शादी होने का योग बन जाएगा। उस पर्टिकुलर पीरियड में उसके गाड़ी आने का या उस फीमेल से मुलाकात होने का योग बन जाएगा। ये स्नैपशॉट तभी लगेंगे
जब गोचर चल रहा होगा, अदरवाइज नहीं लगेंगे। पता चला आप शादी का योग बता रहे हैं, शादी का प्रॉमिस ही नहीं है चार्ट के अंदर। पता चला आप फॉरेन, जुपिटर में राहु चल रहा है, जुपिटर राहु के ऊपर से गोचर कर रहा है, आप फॉरेन बता रहे हैं, फॉरेन का योग ही नहीं है, कुछ और चीज हो जाएगी, किसी और चीज, जुपिटर और राहु से रिलेटेड कुछ और एक्टिव हो जाएगा। लेकिन नाड़ी के कारक तत्व लगाने पड़ेंगे आपको दशा में। ठीक, समझ में आया आपको? अच्छा, बहुत सारे लोग आपसे जानेंगे कि भाई हमारा कर्म क्या है जी, हमारा कौन से कर्म करने के लिए हम पैदा हुए थे। जबकि आप अगर देखेंगे क्या होता है कि हम जब पैदा हुए तो शनि किसी ना किसी राशि में मिलेगा जरूर हमें, ठीक, किसी को वक्री मिलेगा। सो सैटर्न रिप्रेजेंट द कलर ऑफ योर कर्मा। शनि जिस राशि में बैठ जाएगा, ठीक, शनि जिस राशि में बैठ जाएगा, शनि के त्रिकोण में जो प्लैनेट बैठ जाएंगे या उसके सामने जो प्लैनेट बैठ जाएंगे, दैट प्लैनेट्स विल चेंज द कलर ऑफ योर कर्मा। मॉडिफिकेशन में आ जाएगा सैटर्न, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात? सैटर्न किसी का वर्गो में बैठा हो या सैटर्न किसी का जेमिनाई में बैठा हो, तो प्राइम फेसिया आप देखते हैं कि सैटर्न का जो कलर है, यानी द कलर ऑफ योर कर्मा विल बी अफेक्टेड बाय मरकरी। मतलब आपके काम में, आपके प्रोफेशन में, आपके क्रियमण कर्म में मरकरी का रोल होगा, उसके प्रोफेशन में मरकरी का रोल आएगा ही आएगा। और फिर यूज आता है क्या, किस चीज का, कि सैटर्न से 10th हाउस। तो सैटर्न वर्गो वाले आपको बिजनेस में मिलेंगे, मरकरी से रिलेटेड पढ़ाने लिखाने वाले लोग मिलेंगे, लॉयर मिल सकते हैं, वर्गो बिजनेस, मरकरी से रिलेटेड चीजें हो जाएंगी उसके जीवन में ज्यादा। बुध का प्रभाव उसके उसके कर्म में ज्यादा रहेगा। अब मान लीजिए वो वीनस के साथ बैठा हो या वीनस उसके त्रिकोण में बैठा हो, तो इसके अब ये बुध और शुक्र से प्रभावित हो गया सैटर्न, उसका कर्मा जुड़ा है किससे, फीमेल से। वीनस इज मेडिसन, वीनस आपका ये आर्ट डिजाइन फैशन, वीनस आपका लग्जरी आइटम्स, बैंक, फाइनेंस, जो पायलट बनते हैं उसमें भी वीनस का रोल होता है। वीनस महिलाएं हैं, तो ऐसे व्यक्ति का जो कर्म जुड़ा है वो महिलाओं से, इन सब चीजों से जुड़ा होगा। मतलब वो इस तरीके की एनर्जी उसको सराउंड करेगी लाइफ में, उसके वर्क प्लेस पे भी और उसके। सैटर्न वीनस की युति इसलिए हम कहते हैं ना, द पर्सन विल बी सराउंडेड बाय फीमेल्स एट वर्क प्लेस। अब मान लीजिए चंद्रमा बैठा हो सामने, तो क्या होगा, मून इज द ट्रांसैक्शन, वीनस इज द मनी। तो सैटर्न वीनस, आप सामने मून, तो और सैटर्न का मॉडिफिकेशन और हो जाएगा। यानी कि क्या होगा, व्यक्ति पैसे का लेन देन करने वाला हो सकता है, बैंक में हो सकता है, जहां पे काम करेगा वहां पे ब्लेम लग सकता है, क्यों, क्योंकि मून है। तो ऐसे लोगों को हिदायत दी जाती है कि वर्क प्लेस पे ज्यादा बहुत सावधान रहे ऑपोजिट सेक्स से, बिकॉज मून ब्लेम है, बिना मून के किसी को ब्लेम नहीं लगता। ठीक है, तो सैटर्न किस प्लेनेट के साथ बैठा उसको एनालाइज करिए। सैटर्न मान लीजिए जेमिनाई का बैठा हो, जुपिटर उसको देख ले, ये स्ट्रॉन्ग सैटर्न हो जाता है। किसी को मैंने वीडियो बनाया था तो उसने कहा कि मेरा तो सैटर्न एग्जॉल्टेड है, D1 में ऐसा है, D60 में ऐसा है, षटबल में भी बहुत अच्छा है मेरा एग्जॉल्टेड सैटर्न, लेकिन ये तो रिजल्ट नहीं दिया। नाड़ी ज्योतिष में वीक और स्ट्रॉन्ग सैटर्न की डेफिनेशन अलग है। क्या है कि सैटर्न अगर एग्जॉल्टेड भी बैठा हो, मान लीजिए इसको केतु देख ले या सूर्य देख ले, या सूर्य नीच का बैठा हो, नेक्स्ट हाउस में मंगल बैठा हो, तो क्या होता है
नाड़ी ज्योतिष में मार्स एंड केतु, राहु, दीज आर डेस्टिनी ब्रेकर्स, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं सैटर्न को। मून डेस्टिनी मॉडिफायर होता है नाड़ी ज्योतिष में, मॉडिफाई करता है कि सैटर्न के नेक्स्ट हाउस में मून है, या मून उसको देखता है, मॉडिफाई कर देगा। मतलब कि जो प्रोफेशन चल रहा होगा उसमें बदलाव करने की इच्छा रखता होगा, ट्रैवल करता होगा प्रोफेशन में, सोचेगा यार मैं बिजनेस मैनेजमेंट कर लेता हूँ, लेकिन पता चला आईटी इंजीनियर बन गया। तो सैटर्न वीक और स्ट्रॉन्ग का डेफिनेशन अलग है नाड़ी ज्योतिष में। जितने सैटर्न के ऊपर जितने शुभ ग्रह जुड़े होंगे, सैटर्न के साथ अपने मित्र की राशि में हो, और जितने शुभ ग्रह उसको देखेंगे, मार्स और केतु चंद्रमा जितने उसके जर्नी में या तो ट्राइन में या उसके नेक्स्ट हाउस में नहीं होंगे, उतना बढ़िया आपके लिए होगा। और शनि का भी अकेला नहीं होना चाहिए, शनि को भी केंद्रम दोष लग जाता है नाड़ी ज्योतिष में, यानी कि उसके त्रिकोण में, उसके 12वें में या उसके सेकंड हाउस में कोई ना कोई प्लैनेट जरूर होना चाहिए, अदरवाइज इट इज आल्सो वीक। ठीक है, सैटर्न मार्स के साथ बैठा हो तो सैटर्न, मैंने कहा ना सैटर्न रिप्रेजेंट द कलर ऑफ योर कर्मा, तो सैटर्न जो प्रोफेशन है आपका उसमें मंगल का रोल आ जाएगा। टेक्निकल, सर्जरी, डिफेंस, पुलिस, या टेक्निकल कोई काम करना है, सैटर्न मार्स ऐसे, या मार्स उसको देखिए। संघर्ष है, मतलब स्ट्रगल, फाइटिंग करना पड़ेगा ऐसे आदमी को, जहां जाएगा ही हैज टू फाइट। बैक बाइटिंग, नुक्ताचीनी, पॉलिटिक्स, ये सब देखने को मिलेगा। हार्ड वर्क, सैटर्न मार्स बड़ा हार्ड वर्किंग, वर्कोहलिक पर्सन होते हैं ऐसे लोग, जहां भी जाएंगे फाइटिंग। कुछ समय बाद इनको चैलेंजेस पसंद आ जाएंगे। और आपका सैटर्न कर्म कारक किससे जुड़ा है? मंगल, यानी कि भूमि, छोटा भाई, उन सबसे जुड़ा हुआ है। तो सैटर्न को जब भी एनालाइज करते हैं नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से, हम उसको ये देखते हैं कि वो किस साइन में गया। सैटर्न कर्क राशि में चला गया, फ्लक्चुएटिंग प्रोफेशन दे देगा, या चंद्रमा का से रिलेटेड प्रोफेशन होगा। और वैसे भी सैटर्न कर्क राशि में हो तो अपने घर से दूर लेके जाता है, अपने घर में सक्सेस नहीं देता है, फॉरेन जाने का कॉम्बिनेशन बना देता है ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि जो भी प्लैनेट कहीं भी बैठता है किसी की राशि में, वो अपना इन्फ्लुएंस उस प्लैनेट को देगा ही देगा। राहु कर्क राशि में बैठा हो तो मून कहीं भी बैठे जन्म कुंडली में, उसको इन्फ्लुएंस करेगा ही करेगा, वो डिस्पोजिटर होगा ना, कैरी करेगा। चंद्रमा जहां भी जाएगा राहु का इन्फ्लुएंस कैरी करेगा। समझ में आया आपको? नाड़ी के टिप्स एंड बिट्स हैं ये। ठीक, बिजनेसमैन के योग, जेमिनाई, लिब्रा, थर्ड हाउस, सेवेंथ हाउस और 11th हाउस सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। जिनका स्ट्रॉन्ग सैटर्न स्ट्रॉन्ग होता है वो बिजनेस करते हैं। अगर आप किसी की गुलामी नहीं कर रहे हैं नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से, अगर आप किसी की गुलामी नहीं, भले ही आपकी सैलरी 1 करोड़ है लेकिन फिर भी आप गुलाम है, मतलब किसी के अंडर नौकरी कर रहे हैं, भले ही आपकी सैलरी 1 करोड़ है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आप नौकर हैं, नौकरी कर रहे हैं आप, भले ही आप सूट बूट पहन के बैठे हैं, आप सीईओ हैं गूगल के, भले ही भले ही बहुत बड़ी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट है, 10-12 लाख आप महीने का ले रहे हैं, बट यू आर ए सर्वेंट। लेकिन एक व्यक्ति भले ही 50,000 कमा रहा है, 10,000, 15,000 कमा रहा है, लेकिन वो किसी का नौकर नहीं है, अपना मालिक है वो। नाड़ी ज्योतिष में जिसका स्ट्रॉन्ग सैटर्न होता है वो बिजनेस करता है, नौकरी नहीं करता है। नौकर रखता है वो, नौकर बनता नहीं है।
डेफिनेशन अलग है, बिल्कुल सही भी है। नौकरी नौकरी होती है, फिर वो चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे वो किसी की भी हो, अपना काम अपना है ना। तो कई बार बहुत सारी चीजें हैं सैटर्न के बारे में। सैटर्न जेमिनाई, सैटर्न लिब्रा, सैटर्न बुध के साइन में 3 से 8 11 का स्ट्रॉन्ग होना, सैटर्न का बुध शुक्र के प्रभाव में होना ज्यादा से ज्यादा, ये बिजनेसमैन के योग बनाता है। तो बिजनेस के लिए आप इन 3 हाउसेस और इन 3 प्लैनेट को सबसे ज्यादा देखें, सैटर्न को देखें आप। ठीक है, समझ में आया आपको? अब किसी के चार्ट में जुपिटर रेट्रो दिख जाए आपको, किसी के चार्ट में जुपिटर रेट्रो दिख जाए मान लीजिए, तो जहां पर अब जुपिटर एग्जॉल्टेड हो जाए, रेट्रो एग्जॉल्टेड हो जाए और रेट्रो हो जाए, इट्स नॉट अ गुड थिंग। अपने एग्जॉल्टेशन साइन से पीछे जा रहा है, कहाँ जा रहा है? बुध के साइन में जा रहा है। तो आपको व्यक्ति जब एक पीरियड तक तो उसके अंदर कर्क राशि के गुण रहेंगे 10-15 साल तक, उसके बाद उसके अंदर जेमिनाई का क्वालिटी रहेगा, लर्निंग प्रोसेस वाला, बिजनेस माइंडेड वाला। हो सकता है पहले नौकरी की सोच रहा होगा, बाद में बिजनेसमैन बन गया। बिजनेसमैन ऑडिटर्स के चार्ट में जुपिटर मरकरी का चार्ट, जुपिटर मरकरी का कॉम्बिनेशन, सीए के चार्ट में जुपिटर मरकरी का कॉम्बिनेशन मिलेगा मिलेगा, जुपिटर 6, 8, 12 मिलेगा, क्योंकि नेचुरल क्वालिटी आ जाता है डाउट का। ठीक है ना? चलिए, अब आप अगर पूछना चाहते हैं कुछ तो पूछिए। चलिए, मैं आपको एक टेक्निक, आपको डायनेमिक एस्ट्रोलॉजी का, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो शायद इसके बाद ना आए, है ना, तो आए हैं, तो मैं आपको डायनेमिक एस्ट्रोलॉजी का एक सूत्र आपको बताता हूँ। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? एक होता है स्टैटिक, जो चार्ट के अंदर आ गया, अभी प्लैनेट यहाँ बैठे हुए हैं बर्थ के अंदर, ठीक है, ये सब। एक होता है जो गोचर चल रहा है, ग्रह तो मूव कर रहे हैं, ग्रह मूव कर रहा है, और उसमें जुपिटर, सैटर्न और राहु केतु, ये जो 3 ग्रुप है ना, ये सब कुछ करते हैं हमारे जीवन में गोचर में। और मैक्सिमम टाइम जो आप रेमेडीज देते हैं प्लैनेट्स के लिए, वो आपको टेम्पररी इफेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि आपका इफेक्ट ही गोचर की वजह से आ रहा होता है। कई बार मैंने कहा ना, पति पत्नी के बीच में लड़ाई हो जाती है तो उसमें से घबरा जाते हैं कि अरे हमारा डाइवोर्स होने वाला, लेकिन आप देखेंगे उनके चार्ट में डाइवोर्स का योग है ही नहीं, वो सिर्फ गोचर है जो टेम्परली उनको इफेक्ट कर रहा है, और आपने रेमेडी बता दी। थोड़े टाइम बाद वो गोचर का इफेक्ट कम हुआ, वो आ गए, अरे सर आपने रेमेडी बताई थी, हो गया मेरा इलाज, बन गए आप बादशाह। तो सबसे पहले ये देखा जाता है रेमेडी देखने से, देने से पहले, कि भाई टेम्पररी इफेक्ट आया है या परमानेंट वाला है चार्ट के अंदर। परमानेंट का कोई रेमेडी नहीं है, टेम्पररी का है, इसलिए बहुत सारे केसेस में रेमेडी काम कर जाती है। 4 महीने का समय दिया, 4 महीने तो वैसे भी गोचर बदल ही जाएगा। तो ग्रह गोचर टेम्पररी इफेक्ट डालता है आपके आसपास, आपके स्वभाव के अंदर भी। तो जो गोचर है वो डायनेमिक पार्ट होता है, और गोचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इवेंट को देखने के लिए। आप 3 प्लैनेट पकड़ लीजिए, वो इवेंट करवाते ही करवाते हैं अपनी लाइफ में। लोग कौन सा इवेंट याद रखते हैं? भाई शादी हुई थी, मेरी गाड़ी ली थी, पैसा आया था, उनको ये याद रहता है। यानी कि लोग वो चाहते हैं जो वो चाहते हैं, समझ रहे हो? लोग चाहते हैं कि ग्रह वो एक्टिवेट करें उनके जीवन में जो वो चाहते हैं। जब तक वो चल रहा होता है, उनके हिसाब से चल रहा होता है, नौकरी मिल गई, पैसा आ रहा है, गाड़ी आ रहा है, शादी हुई, तब तक ठीक है। लेकिन जैसे ही ऑपोजिट जाता है तो उनको दुख तकलीफ होने स्टार्ट होती है। जबकि हमें ग्रहों के फ्लो को समझना चाहिए कि हमें ग्रह क्या इंडिकेट कर रहा है। ग्रह इंडिकेट कर रहे हैं कि अभी जॉब नहीं लगेगा तो शांति से बैठे हैं,
ध्यान लगाएं, कुछ स्किल करें, कुछ पढ़ें लिखें, कुछ ऐसा करें। जैसे टेक्निक आपको बताता हूँ कि राहु और के साथ किसी भी ग्रह की युति है, मान लीजिए राहु मून, किसी भी ग्रह की, राहु सैटर्न, राहु जुपिटर, राहु मरकरी, ये युति कब एक्टिवेट होती है? स्नैपशॉट। अभी राहु कहाँ गया है? एरीज में। राहु कहाँ गोचर कर रहा है? एरीज में। किसकी मूल त्रिकोण राशि है? मंगल की। तो जिसके भी चार्ट में मंगल राहु की युति है, वो इस समय कहां पर भी युति बनी हुई होगी, हाईली एक्टिव हो गई है वो कंजंक्शन, कहीं पर भी हो चार्ट के अंदर। यानी कि मंगल राहु की युति कब एक्टिवेट होगी सबसे ज्यादा? जब राहु एरीज में गोचर करेगा। राहु शुक्र की युति हो, कब एक्टिवेट होगा? जब राहु लिब्रा में गोचर कर रहा होगा, तो वो राहु शुक्र की युति एक्टिवेट हुई होगी। क्या संभावनाएं बनती है? जिस हाउस में है वो तो इफेक्ट करेगा ही, दूसरा कारक तत्व तो क्या है? राहु मार्स क्या बनाता है? अग्रेशन, फाइटिंग, पुलिस से रिलेटेड कुछ चीजें, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स खराब होना, जैसे गीजर है, आप हवा ओवन है, या कुछ भी है, जो भी आपका हीटर वगैरह है सब घर में अंदर, जहां आप खाना बनाते हैं, किचन, ये एक्टिव, ये सब रिजल्ट देगा ही देगा। जब राहु एरीज में गया तो राहु मार्स आपका एक्टिवेट हो जाएगा जहां पर भी वो बैठा होगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक, ये एक चार्ट है। राहु यहाँ पे गोचर कर रहा है एरीज में, तो मंगल राहु की युति को एक्टिवेट करेगा। मंगल राहु कहाँ बैठा है? साइन ऑफ वर्गो, 10th हाउस में बैठा है। साइन ऑफ वर्गो क्या होता है? कंपटीशन, फाइटिंग, रोग, ऋण। 10th हाउस क्या है? प्रोफेशन। वहां पे ये, या तो ये युति एक्टिव हो गई, मंगल राहु एक्टिवेट हो गया, द पर्सन बिकम एन आईएएस ऑफिसर, कंपटीशन में सक्सेस दिया इसको। 10th हाउस वर्गो साइन, लेकिन साथ ही कुछ ना कुछ इश्यूज जरूर देगा, हेल्थ इश्यूज, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज, या कुछ और इश्यूज, घर में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स खराब होना, ये सब। यानी कि राहु जब मूल त्रिकोण राशि में जाए किसी प्लेनेट की, तो उसकी युति को एक्टिवेट कर देगा। जैसे राहु लिब्रा में है, तो शुक्र राहु की जिसकी भी युति होगी चार्ट के अंदर, वो युति एक्टिव हो जाएगी उस गोचर में। सडन गेन, अफेयर, शादी, गाड़ी और दूसरी चीजें, शॉर्टकट में पैसा कमाना, सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट होना, माया देगा उसको। लेकिन पत्नी को हेल्थ इश्यूज भी देगा। राहु जब धनु राशि में गोचर किया होगा, तो जिसके भी चार्ट में जुपिटर राहु की युति है वो एक्टिवेट हुई होगी। जिसके भी चार्ट में बुध राहु की युति है, तो राहु जब वर्गो में गया होगा तो एक्टिवेट हुआ होगा, जबकि जेमिनी में गया होगा तब भी एक्टिवेट हुआ होगा। यानी कि युति एक्टिवेट हो रही है। और इस रूल को आप कहीं भी एक्सटेंड करिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या होने वाला। इट इज अ वन ऑफ द टेक्निक ऑफ डायनेमिक एस्ट्रोलॉजी। गोचर का एक सूत्र है ये। ऑफ कोर्स सैटर्न का गोचर सबसे पहले देखा जाता है किसी बड़े इवेंट के लिए, फिर जुपिटर का देखा जाता है, फिर राहु केतु का देखा जाता है।
सैटर्न जो प्रॉमिस करता है गोचर में वो राहु देता है, जुपिटर जो प्रॉमिस प्रॉमिस कर रहा होता है वो केतु देता है। तो इन दोनों का गोचर देखने से पहले हम लोग सैटर्न और जुपिटर का गोचर देखेंगे ही देखेंगे। ये नहीं कि आपने देखा बोल दिया जॉब लग जाएगी। राहु एरीज में से जा रहा है और आपने मार्स राहु एक्टिवेट होगा 10th हाउस में, ठीक है वो होगा एक्टिव। अब हो सकता है फाइटिंग हो जाए एट द वर्क प्लेस, कुछ फाइटिंग हो जाए, आग लग जाए, वहां पे इलेक्ट्रिकल जो चीजें हैं वो समाप्त वो हो जाए, दिक्कतें हो जाए, उसमें नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज हो जाए। समझ में आया आपको? ये टेक्निक किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन ये काम करेगा। जाके मार्स राहु की युति वाले चार्ट देखिए, राहु एरीज में गया है तब से मार्स राहु का कंजंक्शन एक्टिवेट है उनके चार्ट के अंदर। मान लीजिए अष्टम भाव में है तो वो कॉन्फ्लिक्ट में पड़ना या बहुत ज्यादा रिसर्च में रहना, खाने पीने का ध्यान रखें, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स खराब हो रहे होंगे घर के अंदर। ठीक है, हो सकता है जिम ज्वाइन कर ले, वो एनर्जी वो हीट हीट बढ़ रहा है ना बॉडी के अंदर। ठीक है, समझ में आया? शनि राहु की युति है मान लीजिए चार्ट के अंदर, तो ये कब एक्टिवेट होगी? जब राहु यहाँ पे एक्वेरियस में या कैप्रिकॉन में गया होगा, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट कब देगा? जब राहु एक्वेरियस में जाएगा, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि है वो शनि की। ये टेक्निक है राहु का, इट्स वन ऑफ द रिसर्च। मेरे पास दशा को लेकर के, गोचर को लेकर बहुत रिसर्च है, ये एक मैं दे दिया। और अगर आपको ये भी देखना हो कि ये पर्टिकुलर किस पीरियड में एक्टिव हो गया मार्स राहु की युति, 18 महीने का गोचर है राहु का, सबसे ज्यादा एक्टिव कब होगा? जिस भी साइन में राहु मार्स बैठा हुआ है आपके चार्ट में, मान लीजिए राहु एरीज में गया अभी, राहु मार्स का हम बात कर रहे हैं, एक्टिव है भाई। तो मार्स जब भी इसके सामने या इसके ट्राइन में, इसके ऊपर जब भी जाएगा, उस समय पे सबसे ज्यादा एक्टिव होगी। शॉर्ट पीरियड की बात बता रहा हूँ। मंगल का गोचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अभी मंगल का गोचर इस साल एक बहुत समय के लिए होने वाला है, शायद टॉरस में, शायद आई थिंक, हाँ शायद टॉरस में। तो बहुत सारे लोगों की जिनकी शादियां नहीं हुई ना कई साल से, तो मंगल का गोचर जब ये कई महीने के लिए रहेगा, उस पीरियड में एक्टिव करेगा ये। तो मार्स राहु की युति अगर कैप्रिकॉन में है, वर्गो में है या टॉरस में है, तो उस पीरियड में आप उनको सलाह दे दीजिए पहले से ही कि जब मार्स टॉरस में आएगा तो ये युति एक्टिवेट होने वाली है। क्यों? क्योंकि राहु एरीज में जा रहा है। राहु तो 18 महीने वही है ना, मंगल बदलेगा। तो नैरो डाउन करने के लिए चीजें, अब राहु शुक्र की युति में मैंने कहा कि राहु जब लिब्रा में जाएगा तो राहु शुक्र की युति एक्टिवेट होगी, लेकिन वो कब एक्टिवेट होगी? तो आप शुक्र का गोचर देखेंगे कि शुक्र कब उस युति के त्रिकोण या सप्तम में जा रहा है, ये तब वो एक्टिवेट हुई होगी। समझ में आया आपको? अब आप में से जो होशियार होंगे वो इस टेक्निक को समझ गए होंगे, और इस समय उन्होंने दूसरे प्लैनेट्स के लिए भी वो यूज कर रहे होंगे। चलिए अब आपसे वार्तालाप की जाए। वैसे मैं काफी बोल के थक गया हूँ, लेकिन फिर भी किसी को सवाल पूछना है नाड़ी को लेके तो पूछ सकते हैं, हालांकि बेसिक है,
लेकिन फिर भी प्रोग्रेशन का मत पूछिएगा, प्रोग्रेशन आई एम नॉट गोइंग टू टेल, है ना, प्रोग्रेशन है नहीं इतना पढ़ाने का। गुरुजी ये जो आपने एक चार्ट दिखाया था आईएएस का, जब वर्गो एक्टिवेट हुआ आईएएस बना, तो सैटर्न उसका कैप्रिकॉर्न में था तभी हुआ था उसका ये जॉब क्या? सैटर्न जब एक्वेरियस में था ना, एक्वेरियस में था जब लगा उसका? सैटर्न एक्वेरियस में है तब हुआ। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर, लॉट ऑफ। ट्राइन नहीं बन रहा ना 10th हाउस के साथ, कोई ट्राइन नहीं बन रहा है, अरे कोई और दिक्कत नहीं, बनने छोड़ मरकुरी के दीजिए। साथ भी नहीं। सर बहुत सारी नाड़ी की एक बुक है जो बेसिक, उसमें चार्ट नंबर 45 है, और मेरा चार्ट वो सेम है, और सेम घटना घट गई है। उसमें नंदेश्वर नाम निकलता है और मेरे माता का नाम नंदा है, तो इतना कैसे मैच होता है? वो बहुत पुराना चार्ट है। मैच, अरे वो नाड़ी के कॉम्बिनेशंस है, तो कॉम्बिनेशंस के आधार पे उन्होंने लिखा हुआ है उसमें। मेरे को भेजना जरा कौन सा है, मुझे याद नहीं है। तो वो कॉम्बिनेशन अगर किसी के चार्ट में होंगे, अरे मैं आपको सिमिलर चार्ट दिखा दूंगा लेडी का, उस नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म हुआ है, जैसे राम जी का है, बैठा हुआ है, और शनि और सूर्य एक आमने सामने बैठे हैं जैसे भगवान राम के, और सेम स्टोरी। शादी के बाद पिता से लगाव हुआ 14 साल का, सेम थीम। ग्रह के जो कॉम्बिनेशंस बनाए वो उनके थीम आ जाती है लाइफ में, ऐसा नहीं कि आती नहीं। तो वहां पे जो नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से लिखे गए हैं कॉम्बिनेशन, नाम तक निकालते हैं नाड़ी ज्योतिष से, नाम तक निकलता है। अब वो भारी टेक्निक्स हैं भाई, वो बड़ा एडवांस चीजें हैं। मैं जब पढ़ाऊंगा कभी एडवांस तो आइएगा, तो हम पढ़ाएंगे। अभी तो मैं खुद भी रिसर्च कर रहा हूँ। शुरू कर रहे हैं सर? डायनामिक कब शुरू हो रहा सर है? एडवांस कब शुरू कर रहे हैं? एडवांस अभी तो डायनामिक थर्ड आप सब लोग कर लीजिए। जो पुराने स्टूडेंट है नया ही बताऊंगा, ठीक है? पुराना मैं नहीं बताता, पुराना तो मैं रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ 20-24 डायनामिक। सर डायनामिक और एडवांस कॉम्बिनेशन कर दीजिए सर। इतना नहीं होता है, जिसने डायनामिक के बाद आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए ज्योतिष कोर्स, हमेशा कोर्सों के पीछे ही मत भागिए, पता है क्यों? आइडिया लीजिए, सूत्रों को पकड़िए, ज्यादा पैसे खर्च करने से कुछ नहीं होगा। है पैसे तो आइए, तो उसमें क्या है, मुझे तो जरूरत है। सर जैसे क्या सर होता अभी है, जैसे आपको अब जैसे खुद सैटर्न चीजें का ऑब्जर्व करनी चाहिए। जब आपने कर लिया बेसिक, जब आपने लेवल 3 कर लिया, सब चीजें कर लिया, अब आपको खुद ऑब्जर्व करना चाहिए चीजें कि क्या हो रहा है। अब आपको सब बेस पता चल गया, ठीक। डायनेमिक है तो ये ऐसा नहीं होगा, इसमें बहुत कुछ है कि भाई बहुत चीजें हैं जो जरूरी होती है। देखो घिसी पिटी चीजें सब किताबों में भी मिलेंगी, और बाहर वीडियोस में भी मिलेंगी, गूगल पे भी मिलेंगी, बट कुछ ऐसा है ना जो अपना हो, किसी को जो चार्ट में काम करे, वो हम देंगे, ठीक। नहीं सर, लेकिन नक्षत्र के लिए कोई तो भी गुरु चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए नक्षत्र तक हम रुकेंगे। ठीक है, ओके। गुरुजी अगर मान लीजिए राहु वृश्चिक में है और जो मंगल है वो एक्वेरियस में चला गया, तो क्या उस केस में भी हम क्या एक्सचेंज मानेंगे राहु और मंगल का? नहीं, क्या नहीं मानते? मंगल का एक्सचेंज नहीं होता, नहीं होता। और लेकिन दूसरा मंगल यहाँ गुरुजी पे पीड़ित हो गया ना। मंगल यहाँ पे मंगल पीड़ित तो खराब हो, हाँ इसलिए खराब हो जी, गया कि एक्वेरियस में चला गया और उसके साइन में राहु बैठ गया, राहु, हाँ जी 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 ऑलरेडी जी, वो कनेक्टेड। अब आपको नाड़ी ज्योतिष में और एक टेक्निक बता देता हूँ, वो होता है डिस्पोजिटर का। जैसे बुध बैठा, भाई चंद्रमा बुध की राशि में बैठा और बुध जाके शुक्र के साथ बैठा, तो वो जो बुध है ना वो गुण लेके बैठा हुआ है किसके? चंद्रमा के, क्योंकि वो डिस्पोजिटर बन गया उसके। तो बुध के अंदर वो चीटिंग और चालाकी है। अब वो शुक्र है तो रिलेशनशिप या उस लेडी के अंदर और चीजें आएंगी, या जो लेडी का फ्रेंड होगा उसके अंदर आएंगी। यानी कि लेडी प्रोन है कि अपने किसी फ्रेंड से चीटिंग होने, या अपने फ्रेंड को चीटिंग मतलब होगा फ्रेंड और लेडी के बीच में। गुरुजी सेम साइन थ्योरी हम क्या नक्षत्र के ऊपर भी लगाते हैं? जी बिल्कुल। मान लीजिए कि भाई चंद्रमा बैठा मंगल के नक्षत्र में और दूसरा कोई प्लैनेट बैठ गया मंगल के नक्षत्र में, तो वो क्या हो गया? वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो जाता है। सर एक बात पूछनी है। मेरा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मेरा जो एक ऑब्जर्वेशन है। मैं क्या सोचता हूँ ना, जैसे जब से मैं नाड़ी की क्लास लेना स्टार्ट किया है,
तब से मुझे ऐसा लगता है कि ज्योतिष में कोई भी कॉम्बिनेशन बुरा नहीं होता है और ना कोई अच्छा होता है। हाँ बस। ठीक है, क्योंकि 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 कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जो वैदिक के हिसाब से बहुत खराब है, लेकिन नाड़ी में अगर आप पढ़ते हो तो आपको ऐसा लगता है कि मतलब कि वो कॉम्बिनेशन के अंदर भी कुछ पॉजिटिविटी है। बिल्कुल, नाड़ी ज्योतिष, इसीलिए मैं, मेरे से जब पूछता है ना कोई कि मेरे गांव से शुभ ग्रह, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। हरे ग्रह शुभ वही। और अशुभ है कि कोई एक चीज दे रहा है, कोई दूसरी दे रहा है, कोई वो ले रहा है। कहीं हाँ पे हाँ, किस वही चीज वही। के लिए शुभ है, किस चीज के लिए अशुभ है, आप उस चीज को देखिए। ये मैं कहता जैसे, हूँ कर्मों के आधार पे। हाँ सैटर्न जैसे, कहते हैं कि खराब है, लेकिन सैटर्न सन की युति नॉर्मल होती है, हाँ बहुत सारी चीजें हाँ होता है। तो नाड़ी ज्योतिष सीखने से आपको ये लैंग्वेज ऑफ कर्म आप पढ़ना स्टार्ट करते हो कि हर ग्रह कर्म को शो करता है, हर ग्रह किस साइन में बैठा है, नीच का भी बैठा है तब वो कर्म को शो करता है। नाड़ी का ब्यूटी है ये। और मैं आपको बताऊं, मैंने आपको सिर्फ अभी नाड़ी का 1% बताया है, नाड़ी बहुत वास्ट है, यस। 150 तक जाता है और आप कुछ, बहुत कुछ ट्रेस कर सकते हो। लेकिन यह है कि मौजूदा स्थितियों को देखते हुए आप जैसे, क्या करिए और वैदिक के साथ कनेक्ट करिए, तो आपको बड़ा अच्छा प्रेडिक्शन आएंगे। या सर, जैसे सर है ना, वैदिक में बोलते हैं ना, जैसे जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन या वीनस केतु का कॉम्बिनेशन वो अच्छा नहीं होता है, लेकिन अगर आप हाँ नाड़ी के प्रोस्पेक्टिव देखें तो मैंने कई ऐसे चार्ट भी देखे हैं जिसमें वीनस केतु का कॉम्बिनेशन है, लेकिन फिर भी उनकी मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, तो बिल्कुल। उसका मैंने ट्राई किया फाइंड करने का रीजन कि वीनस केतु का अच्छा नहीं माना जाता कि क्यों उनकी मैरिड लाइफ अच्छा चल रहा है। तो मैंने एक चीज फाइंड किया है कि अगर आपके जो ग्रह है, जो कॉम्बिनेशन जो बना के बैठे हैं, अगर आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालोगे, ठीक है, तो आपका चीज काम करेगा। जैसे वीनस केतु, तो वीनस केतु का मतलब हो गया कि जो आपकी जो स्पाउस होगा, ठीक है, वो कहीं ना कहीं मेटलिस्टिक नहीं होगा, उसको पैसे से मतलब नहीं होगा, वो थोड़ा सा भोगी टाइप का होगा, स्पिरिचुअल टाइप का होगा। ठीक है, और अगर आपने ऐसे बंदे से शादी कर लिया जिसका वीनस राहु हो, तो वहां प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ वो देखो वीनस अभी राहु चीज का क्या हो रही है, प्रॉब्लम। अभी क्या हो रहा है, हाँ नाड़ी कभी भी सजेशन नहीं करती है, सजेशन नहीं करती कि आपका वीनस केतु की युति है तो आपके साथ ये आप स्पिरिचुअल पार्टनर से आप शादी कर लीजिए तो आपका ठीक हो जाएगा, नहीं। वहां पे वो योग कैंसिलेशन हो रहा होता है। कैसे? ट्राइन में बैठ करके कोई प्लान कैंसिल कर रहा होता है, फिर थर्ड या सेकंड में बैठ करके या 11वें में बैठ करके सप्तम में बैठ करके वो उस योग को कैंसिल कर रहा होता है। वीनस केतु को हम नाड़ी में भी खराब मानते हैं, लेकिन वीनस केतु की युति नाड़ी में कमल योग भी बनाता है। दो कंडीशंस बनती है, तो आपके चार्ट में कौन सी कंडीशन है वो डिपेंड करेगा अदर्स फैक्टर में। ठीक है, अब अच्छा हमने बोल दिया किसी व्यक्ति को कि शनि सूर्य की युति है आपके चार्ट में, 10 चार्ट लिए, शनि सूर्य की युति देखी, शनि सूर्य का ट्राइन कनेक्शन देखा, तो हमने बोला कि यार आप ना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो। लेकिन क्या होगा, उसमें से 5 लोग गवर्नमेंट जॉब लगेंगे, 5 लोग नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपने उसका कैंसिलेशन नहीं देखा कि 3 और 11, 2 और 12 या उससे सप्तम में उसके ट्राइन में क्या सपोर्ट कर रहे हैं उस युति को या उसको भंग कर रहे हैं। अगर भंग कर रहे होंगे तो 5 में तो लग जाएगी नौकरी, 5 में नहीं लगेगी। आप सजेशन नाड़ी लैंग्वेज ऑफ योर कर्मा, प्रेडिक्शन करती है कि आप इस जगह पे पैदा होंगे। आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी मून की युति है, आप पानी वाली जगह पे रहना स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन वो हम सजेस्ट नहीं करेंगे किसी को, वो नाड़ी खुद कहती है कि जो फैन की आवाज आ रही है, फैन ये बंद कर पीछे से दीजिए डिस्टरबेंस आ रहा है। रहेगा। ठीक है कोई ना? डिस्टरबेंस सर, कोई डिस्टरबेंस है, डिस्टरबेंस है सर। क्या? हवा की आवाज आ रही है, फैन की आवाज आ रही है, हवा की आवाज। कौन है ये? तो यानी कि क्या होता है, देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स। वीनस केतु की युति में आपको डाइवोर्सेस मिलेंगे, 2 शादी मिलेगी, लेकिन वही वीनस केतु की युति में आपको बहुत पैसे वाले लोग, कमल योग बना दिया ना, और शांतिपूर्ण जीवन से शादी जीने वाले लोग मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कैंसिलेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं वो कंट्रोल में हो रहा है। हालांकि वीनस केतु आ गया साथ में तो जरूर कुछ ना कुछ तो अपना कॉम्बिनेशन दिखाएगा, भले ही सेपरेशन ना हो, सर्जरी जरूर होगा, पत्नी को दिक्कतें जरूर होंगी, केतु अपना इफेक्ट दिखाएगा। दैहिक दैविक भौतिक, ठीक, वो माइनर लेवल पे दिखाए। अब सेपरेशन कब होता है? आप लड़की के चार्ट में या लड़के के चार्ट में वीनस केतु देखा, लेकिन आपको वहां मार्स भी देखना है, क्योंकि मार्स हस्बैंड है, कि वो वीनस केतु उनके बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा है।
बीच में आ रहा होगा, उसकी जर्नी जब बढ़ेगी मार्स की आगे की तरफ, उसमें अगर आ रहा होगा तो प्रॉब्लम करेगा। अगर उसके कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है कि वो बीच में नहीं आ रहा है, जैसे वीनस केतु के नेक्स्ट हाउस में मार्स है, वो क्रॉस कर चुका है, लेकिन पीछे बैठा हो मार्स, आगे बैठा हो वीनस केतु, और केतु है 10 डिग्री का, वीनस है 12 डिग्री का, तो केतु बीच में आएगा ही आएगा। वो कहीं ना कहीं फिर वो फिजिकल सेपरेशन, कहीं और रहना पति का, ये सब चीजें देगा। तो यानी कि कैंसिलेशन होते हैं, कॉम्बिनेशन, बुरे से बुरे कॉम्बिनेशन कैंसिलेशन होते हैं नाड़ी में। जैसे आपने देखा कि सैटर्न और मार्स की युति बनी, अच्छा नहीं मानते नाड़ी में, ठीक है, खराब है भाई, क्योंकि उसको अपोजिशन दे रहा है। लेकिन मान लीजिए सैटर्न मार्स की युति है और कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है सैटर्न के नेक्स्ट हाउस, उसके थर्ड हाउस के 7th हाउस में जुपिटर वीनस या कुछ ऐसे, वो आदमी बहुत बड़ा आर्मी का ऑफिसर हो जाएगा, मॉडिफिकेशन, आर्मी का ऑफिसर हो जाएगा, पुलिस ऑफिसर हो जाएगा, ठीक। तो साइन कौन सा है ये भी बहुत मैटर करता है। एक और हिंट देता हूं आपको, सैटर्न के नेक्स्ट हाउस में साइन कौन सा है बहुत मैटर करता है। प्लैनेट कौन सा है वो डबल मैटर हो गया। जैसे सैटर्न लियो में बैठा है, उसके नेक्स्ट हाउस में वर्गो है। नरेंद्र मोदी जी का चार्ट ले लीजिए, नरेंद्र मोदी जी का चार्ट ले लीजिए, जब से कर्म स्टार्ट किया तब से लड़ ही रहा है। जब भी सीएम बना कॉन्फ्लिक्ट, पीएम बना तब भी कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट पे कॉन्फ्लिक्ट, वर्गो साइन है ना। सैटर्न कर्क राशि में बैठा हो, नेक्स्ट हाउस में लियो साइन है, मार्स बैठा हो उसमें, तो पावर पोजीशन वो सारा क्वालिटी आएगा सैटर्न। हमारे लिए इस तरीके से चीजों को करिए, आप रिसर्च करिए। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। मोदी जी की स्पीच ही चल रही है शायद। गुरुजी एक्सचेंज के बारे में मेरा क्वेश्चन था। बैकग्राउंड नॉइज क्रिएट करते हैं। गुरुजी एक्सचेंज को लेके मेरा क्वेश्चन था, क्या डायनामिक में आप थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे इस थ्योरी को, क्योंकि एक्सचेंज कंफ्यूजन में है, अभी कुछ क्लैरिटी हो नहीं पाई है उसमें। अच्छा, सिंपल लैंग्वेज में एक्सचेंज को समझते हैं कि क्या होता है। मान लीजिए शनि और शुक्र की युति है किसी के अंदर, परिवर्तन योग, शुक्र कैप्रिकॉन का है, सैटर्न लिब्रा का है, ये इसको आप शनि और शुक्र की युति मान के चलिए, ठीक। जो आप शनि और शुक्र की युति को लेकर रिजल्ट बताते हैं वही आप रिजल्ट बताएंगे एक्सचेंज के, ठीक। दूसरा, जब सैटर्न का गोचर कैप्रिकॉन में होगा या लिब्रा में होगा तो वो एक्सचेंज एक्टिव हो जाएगा, ठीक। तीसरी चीज कि जब आप वीनस फीमेल होती है, मान लीजिए वीनस के ट्रेट्स के बारे में आपको जानना है, तो आपको देखना है भी, मान लीजिए वीनस और मान लीजिए कैप्रिकॉन लगन है, वीनस लगन में है और सैटर्न लिब्रा का है, सैटर्न और वीनस का एक्सचेंज हो गया। लेकिन मान लीजिए आपके लिब्रा के ट्राइन में मून बैठा हुआ है, मून जेमिनाई साइन में, ठीक, बुध का साइन, ठीक। सैटर्न वीनस का परिवर्तन योग है। अब वीनस को जब आप देखेंगे तो आप पहले सैटर्न और मार्स के इम्पैक्ट देखेंगे उसमें, और वीनस को बैठाएंगे लिब्रा में। वीनस होती है पत्नी, तो क्या हो रहा है कि पत्नी के नाम पे काम किया, पत्नी शादी हुई, लेकिन पत्नी बाद में कहाँ चली गई, फ्रेंड के पास चली गई। क्यों? क्योंकि मून मरकरी के साइन बैठ के उसके ट्राइन में आ जाएगा एक्सचेंज होने के बाद, यानी वो चली गई, चीटिंग हो गया। इस तरीके से देखना है कि एक्सचेंज, प्रैक्टिस करिए, समझ में आ जाएगा जी। ठीक है। और इसमें एज का क्या आपने बोला था, सेकंड साइकिल में भी सैटर्न का यार activation दूसरा, होता है? मैंने बोला ना दूसरा राउंड जब चलेगा आप लोगों का सैटर्न का, और जुपिटर का तीसरा, तब इफेक्ट करेगा। सर ये चीटिंग जो है ये फीमेल के साथ होगी या नेटिव करेगा वाइफ के साथ? वीनस जा रहा है ना, वीनस वाइफ की बात हो रही है ना, वाइफ जा रही है वही चीटिंग करेगा। सर डायनामिक कब शुरू होगा? जुलाई। सर अभी एक तो आप क्वेश्चन पूछना था। 5 क्लासेस अभी आप नमांश की आप सीखिए, और उसमें सीखिए टेक्निक्स, बहुत टाइम बीपीआर का टेक्निक्स भी शायद देंगे वो, उसको अच्छे से समझिए, नमांश समझ में आएगा आपको। हिस्टोरिक उनका ज्योतिष है गुरु जी का, तो बहुत क्लासिकल ज्योतिष है, ठीक, मजा आएगा आपको समझने में चीजों को थोड़ा सा। चलिए गुरुजी ये जो सर गुरुजी एक बात जैसे पूछनी किसी थी के ऊपर सर, ब्लेम लगता है, जैसे किसी के ऊपर ब्लेम लगता है
तो ब्लेम कई बार सही भी होता है, ब्लेम कई बार मतलब फॉल्स ब्लेम भी होता है, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं ठीक? हम एस्ट्रोलॉजर कैसे देख सकते हैं कि ये बंदे के ऊपर ब्लेम सही लगा है या फॉल्स ब्लेम लगा है उसके ऊपर? यार इसका तो कोई रूल मेरे पास है नहीं। लगेगा बस ब्लेम। आप देखिए भगवान राम को भी ब्लेम लगा ना, जुपिटर मून इन लग्न कर्क राशि, जी चंद्रमा दाग लगाता जरूर है, जहां भी जिस साइन में बैठा ना, जिस प्लान के साथ बैठा, जरूर लगाएगा दाग कुछ ना कुछ। नहीं, फाइनेंशियल कई बार बंदा मैटर इनोसेंट भी होता है ना, जैसे कईयों के ऊपर कोर्ट केस ही हो जाता है, उनका कुछ किया भी नहीं रहता। जैसे मान लो जैसे डिवोर्स केस ही है तो लड़की फाइल कर देती है, जी मेरे पे ये चार्ज कर रही है, मेरे पे ये झूठ ही बोल देती है। उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करें कि कौन सही है कौन गलत है उस केस में? यार ऐसे तो मेरे पास कोई रूल नहीं है ना, मुझे इतना पता है कि चार्ट ब्लेम। देख के पता चलेगा। बाकी दूसरी कंडीशन है, और अभी मुझे लगता है मैं थक गया हूँ शायद, इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं नहीं चलिए लेते ठीक हैं है सर गुरु गुरु जी। मेरा जी, एक क्वेश्चन ठीक ले है। लीजिए। सर एक क्वेश्चन था मेरा। एक क्वेश्चन मेरा है सर। बताइए काजल। हाँ सर, मैं ये पूछी थी जैसे एक्वेरियस में अभी सैटर्न है, तो उसने उस कुछ अगर योगा है उसने उसको एक्टिवेट किया होगा किसी इवेंट को, तो जैसे आज से सैटर्न रेट्रो शुरू हो गया है, तो जो उसने एक्टिवेट किए होंगे इवेंट्स को, तो क्या वो होल्ड पे चले जाएंगे अगर वो पूरे नहीं हो पाए अरे हैं तो? ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब फालतू की बातें जो लोग करते हैं ना, कि सैटर्न ये ऐसे हो गया तो ऐसे हो गया, वो मुंडन लेवल का बात है। इंडिविजुअल चार्ट में कई लोगों की तो बहुत अच्छी चीजें हो जाएंगी, जॉब लगेगी कई लोगों की, गवर्नमेंट जॉब लगेगी, किसी की फाइनेंस में लगेगी, किसी सर लग रही है, की। बहुत लग रही है सर, तो हाँ, लेकिन बस मेरा यही पूछना था कि जैसे किसी का ऑफर लेटर आना बाकी है अभी, ऐसा तो जरूरी नहीं। नहीं, सैटर्न रेट्रो आज से हो ऐसे रहा है, तो नहीं ऐसा है। तो नहीं कि वो इवेंट नहीं होगा, नहीं जी नहीं, मैं लेट समझ रुक गया आपकी जाएगा? बातें, आप क्या पूछना चाह रहे हो। ऐसा जी कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं होगा ना सर, हाँ, होगा, इवेंट तो डिपेंड होगा। करता है कि चार्ट के अंदर और क्या कंडीशन है ना। वो तो स्ट्रांगली एक्टिवेट कर रहा है सर, जॉब को स्ट्रांगली एक्टिवेट कर रहा है, बस ऑफर लेटर नहीं आया, शायद मरकरी रेट्रोग्रेड था इसलिए नहीं आया होगा। तो आज के बाद आ जाएगा सर। ठीक है, थैंक यू। जी मीरा जी पूछिए। सर ये जो आप नाड़ी का भी बता रहे हैं ना, 2, 12, 3, 11 और 7, मतलब 159 तो कंजंक्शन देखते हैं, तो ये क्या सेम जो वैदिक में अर्गला है वो सेम बिल्कुल। कॉन्सेप्ट है? शुभ जी अर्गला और अशुभ अर्गला? जी 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 बिल्कुल ऐसा ही है कुछ। अच्छा। सब ऐसा ही है ना। सबने अपने अपनी ब्रांचेस बना दी बाद में, और कुछ नहीं हुआ। ठीक, चलिए देते हैं प्रणाम, अलविदा। ओके, प्रणाम गुरु जी। मिलते हैं आपसे थैंक जुलाई यू में, गुरु। जो थैंक यू सर। बाकी जो नहीं आएंगे, थैंक यू आप सर। विश यू ऑल द बेस्ट। आप सब लोग अच्छा करें ज्योतिष में, और आई होप कि हमने सेटिस्फाई किया होगा अपने टीचिंग से आप लोगों को। डेफिनेटली सारी डेफिनेटली चीजें छूट जाती डेफिनेटली सर, बहुत कुछ सीखा आपसे, बहुत सर कुछ। गुरु जी सर भी एक 5 रिक्वेस्ट हफ्तों के लिए थी, आपको मिस करेंगे। सर जी। एक रिक्वेस्ट थी, चाहे आप बोलिए नहीं, एक लास्ट वाली मीटिंग में जरूर आइएगा। अच्छा। नवमास वाली किसी क्लास में आ जाइएगा, जरूर रैंडमली जरूर किसी क्लास में। जरूर। सर चलिए आपकी जो भी आगे एडवांस नाड़ी होगा उसका जरूर बताइएगा, वो जरूर। जरूर मुझे करना है। आपके सारे कोर्स करने हैं बट बाकी आयुर्वेदिक वाला नहीं, आपका सारा करना। अभी सर आप मुझे डायनामिक 30 का करना है। जब आप कोर्स देखेंगे ना, तो ऐसा नहीं कि हमने कुछ उसमें पुराना पढ़ा है, बिल्कुल नया पढ़ा रहे हैं इसमें। मतलब ज्योतिष इतना वास्ट है अपने आप। मैं तो देखो, बिल्कुल जो सर। फर्स्ट बैच में पढ़ाया था वो मैंने सेकंड बैच में नहीं पढ़ाया, जो सेकंड बैच में मैंने पढ़ाया वो मैंने थर्ड में नहीं पढ़ाया, आप लोगों को नहीं पढ़ाया वो चीज। कुछ कुछ चीजें होती हैं, हाँ, वो तो है ही, लेकिन हमेशा बदलाव किए हैं वो तो। और आपको एडवांटेज ये है, डायनेमिक एस्ट्रोलॉजी में प्रश्न कोर्स फ्री मिलेगा। ठीक, 10 क्लासेस, और मेरे रिकॉर्डेड है डायनेमिक एस्ट्रोलॉजी के 22 लेक्चर, वो मिलेंगे आपको। प्लस जो 20 में लाइव दूंगा वो मिलेंगे आपको। ठीक, यानी कि 30 तो लाइव हो गए, 20 से 22 आपकी रिकॉर्डिंग होगी। ठीक है, वैसे आप फ्री समझ लीजिए, वैसे बेचने वाले तो मैं उसको 15,000 में बेच सकता हूँ ना, लेकिन जो लोग आएगा उनको दिया जाएगा। ठीक, चलिए कब से शुरू हो रहा है सर, कब से जुलाई शुरू से हो रहा है स्टार्ट ये? करेंगे हम लोग। जुलाई से। थैंक यू सो सर मच। ऐसा नहीं है कि अब नवांश की क्लास में मत आइएगा, हो गया। नवांश की क्लास अटेंड करिएगा, बहुत अच्छी क्लास जाएगी आप लोगों की। बहुत चीजें हैं, बिल्कुल कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें आपको आनी चाहिए क्लासिक से, है ना, कि ऐसा क्यों होता है जी, नवांश में ऐसा क्यों होता है, आपसे पूछ ले कोई तो क्या बोलेंगे आप, वो सब वो क्लियर करेंगे। ठीक, चलिए जी गुरु प्रणाम, जी। अलविदा। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। थैंक यू सर प्रणाम सर। सर। प्रणाम। सर एक चीज और थैंक प्लीज यू सर। बताएंगे। थैंक यू सर। जी सर रेट्रो प्लैनेट को देखने के लिए कोई एज डिफाइन होती है सर, कि एक एज लिमिट तक
एक हाउस में देखें और फिर उस एज लिमिट के बाद उसके पीछे वाले हाउस से उसके ट्राइन कनेक्शंस देखें सर। जी, सेकंड राउंड ऑफ सैटर्न जब चलता है तो सब चीजें एक्टिवेट होती है ना। सैटर्न, ओके हाँ, सैटर्न का सेकंड प्रोग्रेशन जब चलता है 30 साल का तो होती है एक्टिव। और आज ये राहु वाला टेक्निक आप जरूर टेस्ट करें चार्ट्स के अंदर, है ना, एक्टिवेट किया करें, ठीक? बहुत सारी चीजें जी। आप सर उनको जो आ रहे हैं कोर्सेज उनकी डिटेल्स आप ग्रुप में भेजते रहोगे ना? जी बिल्कुल, यूट्यूब पे भी है, यूट्यूब पे भी आज डालूंगा मैं और ऐसे भी डालूंगा, ठीक? नहीं चलिए, सर, वो जो हमारा ग्रुप चल रहा है प्रेडिक्शन वाला, उसमें तो आप डिटेल्स भेजोगे ना, जो हमारा इस समय ग्रुप चल रहा है। इस ठीक है समय जो सर, ग्रुप चल रहा है उसमें भी डालेंगे, बिल्कुल डालेंगे। ठीक है सर, ठीक है सर। और डायनेमिक Thank you, 3 के बाद आप सब लोग प्रेडिक्शन करना स्टार्ट कर दीजिएगा, जॉब का, मैरिज का और सब। देखो, हमेशा गलत तो मैं भी होऊंगा, आप भी होते रहेंगे, 30% तक गलती चलती है, ठीक है, और 70% तक मैं सिखा दूंगा कि कैसे निकालते हैं, ठीक है सर, एक ठीक तक है भी सर। निकालना थैंक सिखा यू, दूंगा। तो थैंक यू सर। अच्छे से करे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक? चलिए, प्रणाम। ओके सर। थैंक यू गुरुजी। कंसल्टेशन के लिए कैसे कांटेक्ट करें? कंसल्टेशन के लिए विशाल जी को मैसेज करिए। अब क्या होता है, विशाल आप जी को मैसेज उनका देखो। फोन ट्राई किया सर, वो मिला ही नहीं। बड़े अच्छा, वो यार फॉरेन चले गए इस बार अच्छा, ऑफ आ रहा है, अब आज से वो वापस आ जाएंगे, तो अब आप मैसेज करिए, ओके, रेफरेंस दीजिए कि मैं ठीक है, स्टूडेंट हूँ, तो बात कर लिया जाएगा, ठीक है सर, ठीक? कोई भी होगा। ठीक है। लेकिन देखिए, कंसल्टेशन में भी मैं वही चीजें बोलूंगा जो मैंने क्लास में बोली है, तो क्लास कर लीजिए, अपने आप समझ में ठीक आ है, जाएगा कि आपके चार्ट के अंदर क्या है। जितने भी स्टूडेंट मैं पूछता हूँ ठीक है क्यों सर, दे रही हो भाई, मैं वही चीज बोलूंगा, सैटर्न आपका यहाँ बैठा है, जुपिटर यहाँ बैठे है, क्या है अपना पैसा। लेकिन चलिए ठीक है, पैसा है तो दीजिए। चलिए, प्रणाम। ठीक है, थैंक यू। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम।